नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका 9th क्लास की एनसीईआरटी पॉलिटी की सीरीज में। हम इस क्लास में चैप्टर बाय चैप्टर इजी और क्लियर तरीके से पढ़ाई करेंगे। आप देख सकते हैं सारा चैप्टर इसमें हमने कवर कर रखा है, ठीक है। इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। चैनल को आप सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि ये जो सीरीज स्टार्ट हुई है ये सभी सब्जेक्टों को लेके स्टार्ट हुई है, ठीक है। अभी पॉलिटी की स्टार्ट है तो 9th से 12th की कंप्लीट तैयारी यहाँ पे होगी। उसके बाद हिस्ट्री स्टार्ट हो जाएगी, फिर जियोग्राफी। इस प्रकार से सारे सब्जेक्टों की एनसीईआरटी आपको बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे मिलेगी, चैप्टर बाय चैप्टर। उसमें से उसके जो कॉन्सेप्ट हैं वो आपको एकदम से समझ में आएंगे, ठीक है। यानी कि कॉन्सेप्ट एकदम क्लियर रहेगा, आपको बहुत आसान भाषा में आपको ये सारी चीजें समझाई जाएंगी। स्टार्ट करते हैं आज का पहला चैप्टर। देखो, आपका पहला चैप्टर जो है लोकतंत्र क्या और क्यों। इसके अंदर हमें ये 3 से 5 पॉइंट जो हैं ये टॉपिक पढ़ने हैं, ठीक है। तो चलिए अब स्टार्ट करते हैं आपका पहला चैप्टर। देखेंगे कि लोकतंत्र क्या होता है। देखो, लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें सरकार जनता द्वारा, जनता के लिए और जनता के माध्यम से चलाई जाती है। कहने का मतलब यहाँ पे एक अब्राहम लिंकन का कथन है, ठीक है। अब्राहम लिंकन का एक कथन है, इस चीज को अच्छे से समझना। ये एग्जाम में पूछा भी गया है। अब्राहम लिंकन का एक कथन है कि लोगों के लिए और लोगों की ओर लोगों के द्वारा चलाने वाली शासन व्यवस्था ही क्या है, लोकतंत्र है, ठीक है। इस चीज को याद रखना। अब सरल शब्दों में समझें, जिस देश में जनता अपने शासकों को चुनने का अधिकार रखती है और सरकार को बदल सकती है उसे लोकतंत्र कहते हैं। एग्जाम्पल के लिए भारत, अमेरिका, फ्रांस। भारत में क्या है, लोकतंत्र है, इस चीज को याद रखना। आप जानते हैं, ठीक है, लोकतंत्र है, इस चीज को याद रखना। देखो, भारत में देखो शासकों का जो चुनाव होता है वो कौन चुनती है, जनता चुनती है, ठीक है। तो यानी कि हम कह सकते हैं कि भारत के जो नागरिक हैं उनके पास अधिकार है शासकों को चुनने का। ये चीज आप समझ रहे होंगे। आपके पास अधिकार होता है उनको चुनने का, उनको बदलने का। तो यही क्या है, ये लोकतंत्र है, ये एक लोकतंत्र प्रणाली होती है, इस चीज को याद रखना। अब लोकतंत्र की कुछ मुख्य बातें याद कर लें। इसकी जो मुख्य बातें हैं, जनता को वोट देने का अधिकार होता है, यानी कि लोकतंत्र में क्या होता है, जनता को वोट देने का अधिकार होता है। दूसरा जो बिंदु है वो है एक व्यक्ति एक वोट एक मूल्य होता है, यानी एक व्यक्ति का एक वोट होगा और एक ही मूल्य होगा। एक ही मूल्य का क्या मतलब है, जैसे यहाँ कोई सामान्य नागरिक है, ठीक है, और यहाँ पे कोई वीआईपी है, ठीक, मान लेते हैं यहाँ पे कोई नेता है, ठीक है। तो यहाँ एक समान आदमी है, समान नागरिक है, तो इसकी वोट की जो वैल्यू होगी वही वैल्यू इनके भी वोट की होगी, ठीक है। यानी यहाँ क्या है, समान, इक्वल होना चाहिए। तो इसे ही लोकतंत्र कहते हैं। अब बात करते हैं, आप समझ गए होंगे, अब बात करते हैं लोकतंत्र की विशेषताएं। देखो, लोकतंत्र की विशेषताएं जो हैं वो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान से सुनना। देखो, लोकतंत्र की कुछ प्रमुख विशेषताएं होती हैं। पहला, जनता की भागीदारी होती है इसमें, यानी कि सरकार जो है जनता द्वारा चुनी जाती है। ये चीज आप जानते हैं, क्योंकि आपने वोट डाला है तो आपने ही सरकार का चुनाव किया है, आप ही सरकार को चुनते हैं। ये चीज आप अच्छे से जानते हैं। अब बात करें दूसरा, समानता, यानी सभी नागरिकों को समान अधिकार होते हैं। ये क्या है, लोकतंत्र की विशेषता है। तीसरा, मौलिक अधिकार, यानी कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, धर्म की आजादी, वोट देने का अधिकार होता है लोकतंत्र में। चौथा, कानून का शासन, यानी सभी लोग जो हैं वो चाहे आम नागरिक हो या फिर कोई नेता हो, ठीक है, वो कानून के सामने क्या रहेंगे, समान रहेंगे, ठीक है। वो कानून के सामने समान रहेंगे, वो चाहे आम नागरिक हो और वो चाहे नेता हो। अगला जो है उसमें है कि न्यायपालिका की स्वतंत्रता। देखो, अदालतें स्वतंत्र और निष्पक्ष होती हैं लोकतंत्र में, इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये सारी चीजें क्या है, लोकतंत्र की विशेषता है, इस चीज को याद रखना। नियमित चुनाव, नियमित चुनाव का मतलब है कि समय समय पर चुनाव होते हैं और सरकार को बदला जा सकता है। जैसे भारत में हर 5 वर्ष बाद
चुनाव होते हैं। अगर आपने इस साल जिस पार्टी को आपने जीत दिलाई है, वोट किया है, अगर वो अच्छा काम नहीं कर रही है तो आप उसको बदल सकते हैं। ठीक है, ये आपके पास अधिकार है। ये अधिकार किसके माध्यम से है? लोकतंत्र की विशेषता के माध्यम से। ठीक, ये सारी चीजें क्या है? लोकतंत्र की विशेषता में आती है। ठीक, अब हमने जाना लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र की विशेषताओं के बारे में जान लिया। अब हम जानते हैं अलोकतांत्रिक शासन क्या होती है। ठीक है, जो अलोकतंत्र होता है वो क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा हम जानते हैं। देखो, अलोकतांत्रिक शासन यानी तानाशाही व साम्यवादी शासन। अलोकतांत्रिक के बारे में जानेंगे, फिर तानाशाही और साम्यवादी शासन जो है इसके बारे में भी इस वीडियो में बात करेंगे। देखो, अलोकतांत्रिक शासन में जनता को सरकार चुनने का अधिकार नहीं होता है। यानी लोकतांत्रिक में सरकार चुनने का जनता को अधिकार होता है और अलोकतांत्रिक में नहीं होता है। इसका मतलब ये लोकतांत्रिक का जस्ट उल्टा है। निर्णय कुछ ही लोग या एक शासक लेते हैं। ठीक, अलोकतांत्रिक में निर्णय जो है कुछ लोग यानी सीमित लोग लेते हैं या फिर एक शासक लेता है। ये अलोकतांत्रिक शासन की व्यवस्था है। अब हम बात करेंगे तानाशाही जो है इसका। देखो, तानाशाही में एक व्यक्ति या सेना सत्ता पर होता है। तानाशाही का मतलब है कि वहां पे जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है, वहां एक ही व्यक्ति या फिर जो सेना सत्ता पर होता है। ठीक है, इस चीज को याद रखना। दूसरा, कोई चुनाव नहीं या दिखावटी चुनाव। जैसे अभी हमने कहा कि जनता की कोई भागीदारी नहीं होती है। ठीक है, यहाँ पे दिखावटी चुनाव होता है या फिर चुनाव होता ही नहीं। ये तानाशाही की विशेषताएं हैं। ठीक है, जैसे उत्तरी कोरिया, हिटलर का जर्मनी, यहाँ पे क्या होता है? यहाँ पे लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है। ठीक है, यहाँ लोकतांत्रिक प्रणाली नहीं है, इस चीज को याद रखना। अब हम जानते हैं साम्यवादी शासन। केवल एक राजनीतिक पार्टी की सरकार। कहने का मतलब यहाँ केवल एक राजनीतिक पार्टी की सरकार रहती है। ठीक, यहाँ पे पार्टी अन्य पार्टी की सरकार आती ही नहीं है। ठीक है, यानी यहाँ पे क्या होता है? साम्यवादी शासन होता है। यहाँ एक ही पार्टी बार बार जीतती है, बार बार शासन करती है। और साम्यवादी शासन में आप विरोध नहीं कर सकते हैं उसका। ठीक है, जैसे कोई पार्टी जीत गई है तो वो अपने मन से अपनी मर्जी से सारे काम करती है। ठीक है, वो सही हो या गलत हो वो खुद की मर्जी से करती है, तो आप उसका विरोध नहीं कर सकते हैं, आपको विरोध करने की अनुमति नहीं होती है। जबकि लोकतंत्र में क्या होता है? आप सरकार तक को बदल सकते हैं। यहाँ का एग्जाम्पल जो है चीन, पुराना सोवियत संघ। ठीक है, अब जानते हैं लोकतंत्र के लाभ और सीमाएं। देखो, इसके पहले लाभ की बात करें, लोकतंत्र के क्या लाभ हैं? तो जनता को अधिकार होता है। इसका पहला लाभ क्या है? जनता को अधिकार होता है। किस चीज का अधिकार होता है? सरकार को चुनने और हटाने का। दूसरा जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता होती है, यानी कि हर कोई अपनी बात कह सकता है, स्वतंत्र होता है। तीसरा उत्तरदायित्व, यानी कि सरकार जो है जनता को जवाबदेही होती है। सरकार जो होती है वो जनता को क्या करती है? जवाब देना पड़ता है उसको, क्योंकि हर 5 वर्ष बाद चुनाव होता है। हर 5 वर्ष बाद चुनाव होता है तो जनता जो है उस सरकार को बदल सकती है। ठीक है, उस सरकार को क्या करेगी? बदल सकती है। तो इस डर से जनता के प्रति जो है सरकार की जवाबदेही होती है। ठीक है, अगला जो है कि विकास में भागीदारी होती है। ठीक है, इसके ये भी लाभ होता है कि विकास में भागीदारी होती है। अच्छा, कैसे? देखो, सभी लोग निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं। ठीक है, सभी लोग क्या होते हैं? निर्णय प्रक्रिया में शामिल होते हैं। सामाजिक न्याय, यानी हर वर्ग को समान अवसर मिलता है। ये लोकतंत्र के लाभ होते हैं। जिस देश में लोकतंत्र होता है ये सारी प्रक्रियाएं उस देश में पनपती हैं। अब कुछ सीमाएं होती हैं। सीमाएं कौन कौन सी हैं? देखो, सीमाएं ये हैं कि पहला जो सीमाएं हैं वो धीमी प्रक्रिया है, यानी हर फैसले में समय लगता है। इसमें क्या होता है? हर फैसले में समय लगता है। दूसरा, अशिक्षित मतदाता के कारण कभी कभी क्या होता है? गलत नेता चुन लिए जाते हैं, जिस कारण से ये समस्याएं आती हैं। राजनीतिक संघर्ष, पार्टियों में झगड़े और आरोप प्रत्यारोप होते रहते हैं, ये भी इसकी कुछ सीमाएं हैं। जनता की अनभिज्ञता, यानी कई बार ऐसा होता है कि जनता को अपने अधिकार का पूरा ज्ञान नहीं होता है, यानी उनको अपने अधिकारों के बारे में नहीं पता होता है।
तो ये भी कुछ कमियां होती हैं, सीमाएं होती हैं इसकी, ठीक है। तो ये दोनों पक्ष आपने समझ लिया कि इसके लाभ क्या हैं और इसके लाभ क्या नहीं है। अब जानते हैं कि लोकतंत्र क्यों बेहतर है। तो देखो क्यों, पहला इसलिए कि यह जनता को सम्मान और अधिकार देता है। इस चीज को याद रखना, लोकतंत्र क्या करता है, जनता को सम्मान और अधिकार देता है। दूसरा, सरकार को बदला जा सकता है इसमें, यह सत्ता में बैठे लोगों को जिम्मेदार बनाता है, ठीक है। यानी कि हम हर 5 वर्ष में सरकार को बदल सकते हैं। इस कारण से जो सत्ता में लोग बैठे होते हैं वो जिम्मेदार बनते हैं जनता के प्रति, उनको जवाब देना होता है। क्योंकि अगर वो माना 5 साल में उन्होंने कुछ नहीं किया, कोई काम नहीं किया जनता के लिए, तो जनता उनको 5 साल के बाद बदल देगी। तो इस वजह से वो लोग जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं। अगला जो है वो शांतिपूर्ण और न्यायपूर्ण समाज बनता है लोकतंत्र से, इसलिए लोकतंत्र बेहतर है। यह समाज में समानता और न्याय की भावना को बढ़ावा देता है। बाकी व्यवस्थाओं की तुलना में यह कम खतरनाक और ज्यादा मानवीय है, ठीक है। इस चीज को आप समझ गए कि लोकतंत्र क्यों बेहतर है। बात करेंगे हम नेक्स्ट चैप्टर की, ठीक है। ये आपका पहला चैप्टर जो है कंप्लीट हो गया। अब दूसरा चैप्टर जो है दूसरे वीडियो में मिलेगा, ठीक है। तो चलिए आप प्ले करिए दूसरा वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वेलकम टू सुंदर एग्जाम क्रैकर। इससे पिछली क्लास में हमने चैप्टर 1 पढ़ा था। चैप्टर 1 में हमने देखा था लोकतंत्र क्या और लोकतंत्र क्यों। उसका हमने साथ साथ क्लास में ही नोट्स बना लिया था, ठीक है। अब इस क्लास में हम बात करेंगे संविधान निर्माण की, ठीक है। देखो ये चैप्टर मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये क्लास 9th की एनसीईआरटी है जैसा आप सभी जानते हैं, ठीक है। तो इसका जो नोट्स है ये नोट्स के फॉर्मेट में ही पूरा पीडीएफ रेडी किया गया है। तो आप क्लास के साथ साथ नोट्स बना सकते हैं, हम आपको बताते हुए चलेंगे आपको क्या लिखना है क्या नहीं लिखना है। बाकी ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं, बहुत अच्छे से बनाई गई हैं आपके लिए, ठीक है। आपको यह क्लास करने के बाद कोई दूसरी क्लास करने की ज़रूरत नहीं होगी। एनसीईआरटी भी आप नहीं पढ़ेंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि एनसीईआरटी का सारा सार इसमें मौजूद है। एनसीईआरटी का कोई भी पॉइंट यहाँ पे छोटा नहीं है, सारे पॉइंट इसमें ऐड किए गए हैं। तो आप किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, वो यूपीएससी हो, पीसीएस हो या फिर एसएससी, वनडे एग्ज़ाम कोई भी हो, सभी एग्ज़ाम के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्लास ये रहेगी, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का पहला टॉपिक। बात करेंगे संविधान क्या है, ठीक है। तो देखो संविधान एक लिखित दस्तावेज है, ठीक है। संविधान क्या है, संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है। यह देश की सरकार के ढांचे और नागरिक के अधिकारों और सरकार की शक्तियों को तय करता है, ठीक है। संविधान क्या है, इस चीज को याद रखना। संविधान एक लिखित दस्तावेज होता है जो सरकार के ढांचे और नागरिकों के अधिकारों और सरकार की शक्तियों को तय करता है, ठीक है। यानी कि आप कह सकते हैं यह देश के कानूनों की नींव होता है, ठीक है। तो आप ये पहला पॉइंट यहाँ से नोट कर लेना, संविधान क्या होता है, ठीक है। ये पहला पॉइंट यहाँ तक नोट कर लेना। अब समझते हैं संविधान क्या होता है, हमने जाना। तो अब बात करेंगे कि संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, ठीक है। यानी कि संविधान की आवश्यकता क्यों पड़ती है, क्या बिना संविधान के देश नहीं चलाया जा सकता है, ठीक है। तो इन्हीं कुछ चीजों पे हम बात करेंगे, ठीक है। सबसे पहले आपको बता दें कि अगर अभी तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सुंदर एग्जाम क्रैकर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ठीक है। इसी नाम से टेलीग्राम पे भी चैनल बना हुआ है, ठीक है। तो आप टेलीग्राम को भी ज्वाइन कर लें। अब बात करेंगे संविधान की आवश्यकता क्यों होती है। देखो संविधान की आवश्यकता इसलिए होती है क्योंकि संविधान जो है ये सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है, ठीक है। सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है, इसलिए हमें संविधान की जरूरत होती है। अब सत्ता का जो दुरुपयोग क्या है, देखो संविधान में क्या है, संविधान में लोकतंत्र है। और लोकतंत्र क्या होता है, लोकतंत्र जो है सत्ता में बैठे लोगों को जवाबदेही बनाता है, ठीक है। यानी उनको जनता के प्रति जवाब देना होता है, इसलिए हम कह सकते हैं यह सत्ता के दुरुपयोग को रोकता है। दूसरा जो है यह सभी को समान अधिकार और स्वतंत्रता देता है, ठीक है। यानी संविधान क्या करता है, सभी को समान अधिकार देता है और स्वतंत्रता देता है, क्योंकि स्वतंत्रता और अधिकार की बात हमारे संविधान में की गई है। इस चीज को आप याद रखना। तो हमें यहीं से संविधान से ही हमें क्या होता है, समान अधिकार मिलते हैं और हमें स्वतंत्रता प्राप्त होती है। अधिकार और स्वतंत्रता के बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। अभी यहाँ एनसीईआरटी 9th क्लास की है तो इसमें हम उतना ही चीजें पढ़ते हुए चलेंगे, ठीक है। आगे की क्लास में उनको विस्तार से जानेंगे। अब तीसरा पॉइंट की बात करें तो यह सरकार और नागरिकों के बीच में संबंध तय करता है,
ठीक है। चौथा जो है, यह समाज में शांति और व्यवस्था बनाए रखता है, इसलिए हमें संविधान की आवश्यकता होती है। यह सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो। ठीक है, संविधान क्या करता है, सुनिश्चित करता है कि हर नागरिक के साथ समान व्यवहार हो। यह विभिन्न जाति, धर्म और वर्गों के लोगों को एकजुट करने का कार्य करता है। ठीक, कौन, ये संविधान। ठीक है, क्योंकि संविधान में सभी के बारे में, जाति, धर्म और वर्गों के, इन सब चीजों के बारे में संविधान में लिखा है। अब बात करेंगे, यह लोकतंत्र के मूल सिद्धांतों को लागू करने का आधार है। ठीक है, लास्ट जो है, यह नागरिकों को उनके अधिकारों और कर्तव्यों की जानकारी देता है। ठीक है, यानी नागरिक के अधिकार के बारे में संविधान में लिखा गया है, यानी संविधान में बताया गया है कि नागरिकों के क्या अधिकार हैं और नागरिकों के क्या कर्तव्य हैं। ठीक है, तो कर्तव्य और अधिकार के बारे में हम आगे की वीडियो में जानेंगे। देखो, यह अध्याय दक्षिण अफ्रीका की कहानी से शुरू होता है। ठीक, इसके पीछे का हम थोड़ा इतिहास जानते हैं। ये जो अध्याय है, ठीक है, संविधान निर्माण का, यह अफ्रीका की कहानी से शुरू होता है, जहां रंग भेद नीति थी और नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में एक नया संविधान बना। ठीक है, ये लाइन इंपॉर्टेंट है, ये लाइन एनसीईआरटी में लिखी हुई है, इस चीज को याद रखना। देखो, रंग भेद का मतलब क्या है, काले गोरे में भेद। ठीक, काले गोरे में भेद, काले गोरे में भेद, इस चीज को याद रखना अच्छे से। देखो, अब आगे हम जानते हैं दक्षिण अफ्रीका की कहानी। ठीक है, जो अभी हमने पॉइंट एक लाइन लिखी है, दक्षिण अफ्रीका की कहानी से शुरू होता है, तो हम बात करेंगे दक्षिण अफ्रीका की कहानी और जानेंगे रंगभेद नीति क्या थी और नेल्सन मंडेला कौन थे। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम समझेंगे, दक्षिण अफ्रीका में लंबे समय तक गोरे लोगों का शासन था। ठीक है, गोरे लोगों का शासन था, जिन्होंने रंग भेद नामक नीति लागू की थी। ठीक है, तो रंग भेद नामक जो नीति थी, गोरे लोगों ने लागू की थी, इस चीज को याद रखना। इस नीति के अंतर्गत अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था। ठीक है, उन्हें वोट देने का अधिकार नहीं था, इस चीज को याद रखना। क्या था यहाँ पे, उनके साथ अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था और उन्हें वोट देना या फिर वोट देने का उनको अधिकार भी नहीं था। वे सार्वजनिक स्थल, यानी जो सार्वजनिक स्थल होते थे, ठीक, वहां पर गोरे लोगों के साथ नहीं रह सकते थे ये अश्वेत लोग, यानी ठीक जो काले लोग थे वो गोरे लोगों के साथ सार्वजनिक स्थल पर नहीं रह सकते थे। ना ही अच्छी शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं तक उनकी पहुंच थी, यानी कि उन्हें अच्छी शिक्षा और अच्छा स्वास्थ्य सेवा भी नहीं मिलती थी। ठीक है, तो ये दक्षिण अफ्रीका की कहानी थी। अब बात करेंगे, इस भेदभावपूर्ण व्यवस्था के खिलाफ अश्वेत लोगों ने संघर्ष किया था। ठीक है, ये जो व्यवस्था थी, जो अश्वेत लोगों के साथ भेदभाव किया जाता था, तो अश्वेत भेदभाव लोगों ने इस व्यवस्था के खिलाफ संघर्ष किया। ठीक है, इस संघर्ष का नेतृत्व जो किया था वो नेल्सन मंडेला और उनकी पार्टी अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस ने किया था, जिसे हम शॉर्ट में एएनसी कहते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। देखो, नेल्सन मंडेला ने जब ये विरोध किया था, ठीक है, इस नेल्सन मंडेला ने जब इसका विरोध किया था, तो इनको जो है 27 वर्षों तक जेल में भी रखा गया था। तो हम जानेंगे कि नेल्सन मंडेला को उनके विरोध के कारण 27 वर्षों तक जेल में रखा गया था। कई वर्षों के संघर्ष और अंतरराष्ट्रीय दबाव के बाद दक्षिण अफ्रीका में लोकतंत्र की स्थापना हुई। ठीक है, तो ये पूरी कहानी आपने समझा। अब थोड़ा आगे और जानते हैं कि 1994 में पहली बार सभी नस्लों के लोगों ने मतदान किया, सभी नस्लों के लोगों ने। ठीक है, कब किया, 1994 में। और नेल्सन मंडेला देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने। ठीक है, तो नेल्सन मंडेला के बारे में ये चीजें याद रखना। अब यहां से आप एक पॉइंट लिख सकते हैं, जैसे कि हमें संविधान की आवश्यकता क्यों। ठीक है, हमें संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, तो यहाँ पे बहुत सारे पॉइंट हैं। आप 2 से 3 पॉइंट जो आपको ज्यादा इजी लगे वो पॉइंट 2 से 3 पॉइंट लिख लो यहाँ पे। ठीक है, संविधान की आवश्यकता क्यों होती है, तो आपका ये नोट्स बन गया। फिर आपको ये दक्षिण अफ्रीका की कहानी है। ठीक, इस कहानी को आप ऐसे समझ लो, यहाँ से कुछ लिखना नहीं है, यहाँ से आपको सिर्फ इतना लिखना है नेल्सन मंडेला के बारे में। ठीक है, नेल्सन
मंडेला के बारे में इतना लिखना है, ठीक है। तो नेल्सन मंडेला के बारे में थोड़ी जानकारी आप लिख सकते हैं कि नेल्सन मंडेला ने संघर्ष किया। क्या संघर्ष किया था? जो अश्वेत लोगों का संघर्ष था, ठीक है, वही संघर्ष किसने? नेल्सन मंडेला ने और उनकी पार्टी ने किया था। तो ये चीज जान सकते हैं। उसी कारण से उन्हें 27 वर्षों तक जेल में रखा गया था। ये चीज याद रखना, ठीक है, नेल्सन मंडेला के बारे में। फिर आगे लिख लेना नेल्सन मंडेला के बारे में कि वे नेल्सन मंडेला जो है देश के पहले अश्वेत राष्ट्रपति बने, ठीक है। यहां तक नेल्सन मंडेला के बारे में इतना पॉइंट इसमें से निकाल के लिखना है, ये पूरी कहानी नहीं लिखनी है। अब आगे बात करते हैं। नई सरकार ने एक ऐसा संविधान बनाया जिसमें सभी नागरिकों को समान अधिकार, न्याय, स्वतंत्रता और गरिमा का जीवन जीने का अधिकार दिया गया, ठीक है। तो ये संविधान अपना तैयार हुआ जिसमें बात की गई नागरिकों के लिए समान अधिकार की, न्याय की, स्वतंत्रता और गरिमा का जीवन जीने का अधिकार, इन सभी चीजों के बारे में संविधान में बात हुई, ठीक है। तो ये चीज आप समझ रहे होंगे कि संविधान किस प्रकार से, कैसे दक्षिण अफ्रीका में संविधान बनाया गया, ठीक है, संविधान का निर्माण कैसे हुआ, ठीक है। तो ये संविधान निर्माण से संबंधित चैप्टर है। तो हमने ये जाना इसमें कि दक्षिण अफ्रीका की कहानी के अंतर्गत कि कैसे दक्षिण अफ्रीका में संविधान का निर्माण हुआ, ठीक है। तो आप ये चीज समझ गए कि किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, यहाँ पे क्या क्या संघर्ष हुआ, अश्वेत लोगों ने कैसा संघर्ष किया, नेल्सन मंडेला ने क्या संघर्ष किया, ठीक है। फिर उनको इसी संघर्ष के कारण से, इसी संघर्ष की वजह से इनको 27 वर्षों तक जेल में भी रखा गया था, ठीक है। तो ये सारी चीजें आप समझ गए हैं। अब चलिए हम थोड़ा देखते हैं कि यह कहानी बताती है कि संविधान केवल एक दस्तावेज नहीं बल्कि लोगों की आजादी और समानता की गारंटी होता है, ठीक है। तो ये चीज आप पूरा समझ गए। तो हमने क्या सीखा? हमने जाना संविधान निर्माण यानी संविधान क्या होता है, फिर हमने जाना संविधान की विशेषताएं, फिर हमने जाना दक्षिण अफ्रीका में संविधान का निर्माण कैसे हुआ कहानी के तौर पे, ठीक है। अब हम देखेंगे अगला पॉइंट। जो अगला पॉइंट है इसमें बात की गई संविधान सभा और भारतीय संविधान का निर्माण। अब हम इसके निर्माण की पूरी प्रक्रिया समझेंगे, ठीक है। संविधान का निर्माण कैसे हुआ, किस प्रकार से संविधान का निर्माण हुआ, तो वो चीज अब हम जानेंगे और संविधान सभा भी जानेंगे। तो चलिए समझते हैं कि संविधान सभा का गठन 9 दिसंबर 1946 में किया गया था, ठीक है। देखो यहाँ पे जिस हिसाब से नाइन्थ क्लास की एनसीईआरटी में बताया गया है सिर्फ उतना ही यहाँ पे उसका विस्तार मिलेगा, ठीक है। आप ये मत समझना कि संविधान सभा में बस थोड़े ही टॉपिक बताए गए, क्योंकि आगे हम पढ़ेंगे जब 10th क्लास की सब पढ़ेंगे, सब ये 10th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, फिर 11th क्लास की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, 12th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे, तो इन सबका विस्तार मिलेगा हमको, ठीक है। तो इसी प्रकार से हम पढ़ते हुए चलेंगे। अभी के लिए शॉर्ट नोट्स बनाते हुए चलना। देखो अब बात हम कर रहे थे कि संविधान सभा का गठन जो है वो 9 दिसंबर 1946 में किया गया था। यह एक ऐसी सभा थी, ठीक है, संविधान सभा जो है इसकी बात हो रही है कि यह एक ऐसी सभा थी जिसका उद्देश्य भारत के लिए एक संविधान तैयार करना था, ठीक है। तो आपसे क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा का उद्देश्य क्या था, तो आप ये चीज बताएंगे कि संविधान सभा का जो उद्देश्य था वो भारत के लिए एक संविधान तैयार करना था, ठीक है। अब देखो इस संविधान में जो 299 सदस्य थे, ठीक है। ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि संविधान सभा में कितने सदस्य थे, तो आप कहेंगे 299 सदस्य थे। इनमें से अधिकांश सदस्य भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, मुस्लिम लीग और अन्य राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। तो यहाँ कई प्रकार के मतलब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रतिनिधि थे, मुस्लिम लीग के कुछ प्रतिनिधि थे और कुछ अन्य राजनीतिक दलों के भी प्रतिनिधि थे। किसमें? इस संविधान सभा में। यानी कि इन संविधान सभा में इतने प्रतिनिधियों ने भाग लिया था, यानी कि 299 सदस्य थे संविधान सभा में, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखेंगे संविधान सभा की पहली बैठक, ठीक है। तो संविधान सभा की जो पहली बैठक है वो 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, ठीक है, इस चीज को याद रखना। और यह सभा जो है 26 नवंबर 1949 तक चली। पहली बैठक जो हुई 9 दिसंबर को हुई थी, 9 दिसंबर 1946 को, और यह सभा जो चली थी वो 26 नवंबर 1949 तक चली थी। तो ये चीज आप याद रखना संविधान सभा के बारे में, ठीक है। तो मैं आशा करता हूं कि आपको संविधान सभा भी अच्छे से समझ में आ गया होगा, ठीक है।
अब इसके जो पॉइंट है आप यहाँ पे लिख सकते हैं, ठीक है। संविधान सभा के जो पॉइंट है आप ये लिख सकते हैं कि इसका जो संविधान सभा का गठन जो हुआ था 9 दिसंबर 1946 में हुआ था, ठीक है, ये लिख सकते हैं। और संविधान सभा में जो सदस्य थे 299 थे, इतना लिख लीजिए। उसके बाद संविधान सभा की पहली बैठक जो हुई थी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी और यह सभा 26 नवंबर 1949 तक चली। इतना संविधान सभा के बारे में पॉइंट नोट कर लेना, ठीक है। अब बात करते हैं जो संविधान सभा थी जिसमें 299 सदस्य थे, ठीक है। संविधान सभा में कितने 299 सदस्य थे। अब इस सभा के प्रमुख सदस्य कौन कौन थे, ठीक है, यानी प्रमुख सदस्य की हम बात करेंगे कौन कौन थे। तो जो प्रमुख सदस्य थे आप यहाँ पे देख सकते हैं, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, ठीक है, जो कि ये क्या थे, अध्यक्ष थे, ठीक, ये क्या थे, अध्यक्ष थे। इस चीज को याद रखना। संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में पूछा जाता है, तो आप कहेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद अध्यक्ष थे किस चीज के, संविधान सभा के। दूसरा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, ठीक है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी भी संविधान सभा के प्रमुख सदस्य थे, ठीक है। और इनके बारे में याद रखना कि डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे, ठीक है, प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इस चीज को याद रखना। संविधान को तैयार करने में 2 साल 11 महीने 18 दिन लगे, ठीक है। जो संविधान तैयार हुआ है अपना, उस संविधान को तैयार होने में जो समय लगा था वो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है, तो इस चीज को भी याद रखना। भारतीय संविधान 26 नवंबर 1949 को अंगीकृत किया गया, ठीक है, यानी इसे अंगीकृत किया गया था और 26 जनवरी 1950 से यह लागू हुआ, ठीक है, यानी स्वीकारा गया था, स्वीकार किया गया था इसको 26 नवंबर 1949 को और पूरी तरह से लागू कर दिया गया था 26 जनवरी 1950 को, ठीक है, तो ये चीज याद रखना। अब चलिए और विस्तार से इस चीज को समझते हैं, अब संविधान सभा को, ठीक है, इसका गठन कैसे हुआ, ये सारी चीजें अब हम जानेंगे। देखो संविधान सभा का गठन जो है भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए किया गया था। ये जो संविधान सभा है, ठीक है, संविधान सभा का गठन क्यों किया गया था, ऐसा भी क्वेश्चन पूछ सकता है एग्जाम में। तो संविधान सभा का जो गठन है वो भारतीय संविधान को तैयार करने के लिए किया गया था। यह सभा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के बाद भारत को एक संवैधानिक और लोकतांत्रिक गणराज्य बनाने के उद्देश्य से बनाई गई थी, ठीक है। संविधान सभा के गठन की प्रक्रिया और इसके कार्यों के बारे में विस्तार से निम्नलिखित जानकारी दी जा रही हैं, ठीक है, तो इस चीज को अच्छे से याद रखना। संविधान सभा, अब बात करेंगे हम संविधान सभा का गठन, ठीक है, अब क्या बात करेंगे, संविधान सभा का गठन। देखो भारतीय संविधान सभा का गठन जो है 9 दिसंबर 1946 को हुआ है, अभी हमने बात किया इसके बारे में। दूसरा, इसे ब्रिटिश भारत के संविधान को तैयार करने के लिए विशेष रूप से गठित किया गया था, ठीक है। यह सभा भारतीय स्वतंत्रता संग्राम और ब्रिटिश राज के अंत के बाद भारत को एक स्वतंत्र राज्य के रूप में स्थापित करने के लिए बनाई गई थी, ठीक है। इसका गठन क्यों हुआ था आप ये 2 पॉइंट में समझ गए होंगे अच्छे से। अब हमने देखो ऊपर भी जाना कि 200 सदस्य थे संविधान सभा में, कुल कितने सदस्य थे, 200 सदस्य, 299 सदस्य थे, ठीक है। हमने ऊपर क्या जाना कि 299 सदस्य थे। देखो इनमें से 229 सदस्य जो थे वो प्रांतों का प्रतिनिधित्व करते थे, ठीक, कितने सदस्य, 229 सदस्य, और 70 सदस्य जो थे वो राज्य विधानसभाओं से निर्वाचित थे, ठीक है, इस चीज को याद रखना, ये भी क्वेश्चन पूछा जाता है एग्जाम में। इस सभा में प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे, ठीक है। इस सभा में क्या थे, संविधान सभा में क्या था कि प्रमुख राजनीतिक दलों के प्रतिनिधि थे, जैसे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के थे, मुस्लिम लीग के भी थे और अन्य दलों के सदस्य भी इसमें शामिल थे, ठीक है। अब जानते हैं, हमने देखा कि संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ठीक है। अब संविधान सभा का उद्देश्य जानेंगे, क्या उद्देश्य था संविधान सभा का। तो देखो भारत के लिए एक स्थायी संविधान तैयार करना था। संविधान सभा का क्या उद्देश्य था, भारत के लिए एक स्थायी संविधान तैयार करना था। भारतीय राज्यों की संरचना, नागरिकों के अधिकार, कर्तव्य और सरकार की शक्तियों को स्पष्ट करना था, ठीक है। संविधान सभा का उद्देश्य क्या था, आप ये चीज देख सकते हैं। संविधान सभा का उद्देश्य जो था वो भारत राज्य की संरचना, नागरिकों के अधिकार,
कर्तव्य और सरकार की शक्तियों को स्पष्ट करना था। ठीक है, यहाँ पर राज्य का मतलब स्टेट नहीं होगा। ठीक, इस चीज को याद रखना। राज्य का मतलब यहाँ पे स्टेट नहीं होगा, इस चीज को याद रखना। राज्य का मतलब यहाँ पे राष्ट्र से है। ठीक है, यहाँ पे राष्ट्र से है। स्वतंत्रता संग्राम के सिद्धांतों और नागरिकों के अधिकारों को संविधान में शामिल करना। तो ये तीन चीजें समझ सकते हैं कि संविधान का उद्देश्य क्या था। तो इन तीनों चीज की पूर्ति करना था संविधान का उद्देश्य। ठीक है, अब संविधान सभा के प्रमुख सदस्य के बारे में जानते हैं। देखो, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी, ठीक, ये प्रमुख सदस्य है। ये संविधान सभा के अध्यक्ष जिन्होंने इसके संचालन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, ये पर्सन जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है। ठीक है, ये एसएससी के एग्जाम में बार बार क्वेश्चन आता है। ठीक, एसएससी और जीडी के। ठीक है, एसएससी जीडी में ये क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है, इस चीज को याद रखना। एसएससी सीजीएल में भी ये क्वेश्चन आया है। ठीक है, और ये एसएससी सीपीओ में भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो आप समझ सकते हैं कि ये कितना मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो आप इस चीज को अच्छे से याद रखना। चलिए अब बात करते हैं डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की। ठीक है, ये भी मोस्ट इंपोर्टेंट पर्सन है, इनके बारे में भी अच्छे से याद रखना। संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। ठीक है, देखो हमने आपको ये चीजें पहले ही बता दी हैं। ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे थोड़ा हम इनका अच्छे से विस्तार से जानेंगे, जिससे हमें समझ आएगा डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी के बारे में और समझ आएगा। ठीक है, तो ये प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। इन्होंने भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किया था। ठीक है, तो ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि भारतीय संविधान का मसौदा तैयार किसने किया था। आपके पास चार ऑप्शन रहेगा, जिसमें से एक डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहेंगे। ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। और जो अन्य मुख्य प्रमुख, इसमें जो अन्य प्रमुख सदस्य थे वो जवाहरलाल नेहरू जी थे, सुभाष चंद्र बोस जी थे, सरदार वल्लभ भाई पटेल थे और मौलाना अबुल कलाम आजाद थे। ठीक है, तो इतने लोग इसमें अन्य सदस्य और भी थे, ये भी प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, तो हम इतना जान गए कि संविधान सभा, ठीक है, संविधान सभा में प्रमुख सदस्य कौन कौन थे। संविधान सभा में प्रमुख सदस्यों के बारे में जान लिया, तो इतने प्रमुख सदस्य थे। ठीक है, आप समझेंगे कि संविधान सभा की कार्यप्रणाली, ठीक है, देख सकते हैं आप कितने अच्छे से चीजें इसमें बनाई गई हैं। आप एक एक पॉइंट को अच्छे से समझते हुए चलेंगे और आपका 90 से 95% आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। आपको क्लास में ही याद हो जाएगा। जैसे देखो एक क्वेश्चन फिर रिपीट हुआ, संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई है? 9 दिसंबर 1946 को। कहाँ? दिल्ली में। ठीक है, एक एक पॉइंट इसमें ऐड होता चलेगा। ठीक है, यानी क्वेश्चन का जो एक्सप्लेनेशन है वो धीरे धीरे बढ़ेगा। तो आपने 9 दिसंबर 1946 को, और अब कहाँ? तो दिल्ली में हुआ था। ठीक है, संविधान बनाने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। तो इस चीज को याद रखना, क्वेश्चन आता है प्रारूप समिति का गठन क्यों किया गया था, या फिर प्रारूप समिति का क्या उद्देश्य था। तो आप बता सकते हैं संविधान बनाने के लिए। ठीक है, संविधान बनाने के लिए प्रारूप समिति का गठन किया गया था। इसकी अध्यक्षता किसने की थी? क्वेश्चन आता है। प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो अभी अभी हमने जाना डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने की, यानी डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी हैं प्रारूप समिति के अध्यक्ष। ठीक, अब इस सभा ने 26 नवंबर 1949 को भारतीय संविधान को अंगीकृत किया, यानी कि अडॉप्ट किया। ठीक है, और यह 26 जनवरी 1950 से लागू हुआ। ठीक, ये लाइन भी 2 बार रिपीट हुई है, तो आपको ये लाइन याद हो जानी चाहिए। आप समझते हैं संविधान सभा का महत्व क्या है। ठीक है, संविधान सभा का महत्व देखो, संविधान सभा ने भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी। ठीक है, ये संविधान सभा का महत्व है। ठीक है, कि भारतीय संविधान सभा ने भारतीय लोकतंत्र की नींव रखी और भारतीय जनता को उनके अधिकार दिए। किसने? संविधान सभा ने। अगला जो है, यह सभा भारतीय संघ की संरचना, नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों और सरकार की शक्तियों को स्पष्ट करने के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण थी। ठीक है, संविधान सभा क्या है? संविधान सभा इसलिए महत्वपूर्ण थी, इसका महत्व इसलिए है कि ये नागरिकों के अधिकारों और कर्तव्यों और सरकार की शक्तियों को स्पष्ट करता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। संविधान सभा ने लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए आवश्यक प्रावधान किए, जैसे कि न्याय, समानता, स्वतंत्रता और बंधुत्व। ठीक है, ये सारे प्रावधान जो है हमें कहाँ मिलते हैं?
संविधान में, ठीक है, इस चीज को याद रखना। संविधान में ये बंधुत्व शब्द जो है संविधान की प्रस्तावना में मिलता है, ठीक है। बंधुत्व का मतलब होता है भाईचारा, ठीक है, इस चीज को याद रखना। ये सारी चीजें हमने समझ लिए, महत्व भी समझ लिए। अब संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी, ठीक है, संविधान सभा की जो बैठकें हुई थी उसमें से हम इम्पोर्टेंट जो महत्वपूर्ण बैठकें हैं उनके बारे में बात करेंगे। देखो संविधान सभा में 299 सदस्य थे, ठीक है, तो संविधान सभा में कुछ बैठकें भी हुई होंगी, ये चीज आप भी समझ रहे हैं। संविधान सभा में कुछ बैठकें होंगी, तो वो बैठकें जो है उसमें से महत्वपूर्ण जो बैठकें हैं उन पे हम बात करेंगे, ठीक है, जो आपकी 9th क्लास की एनसीईआरटी के अकॉर्डिंग ठीक है। देखो 15 अगस्त 1947, ठीक है, 15 अगस्त 1947 को क्या हुआ था, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई, ठीक है, भारत को क्या हुआ था, स्वतंत्रता प्राप्त हुई, और भारतीय संविधान का मसौदा तैयार करना एक नया इतिहास बनाने जा रहा था, ठीक है, ये चीज याद रखना। अब बात करेंगे 26 नवंबर 1949 की। इस दिन क्या हुआ था, ये बहुत इंपॉर्टेंट तीथ है, ठीक है, ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है, और ये फिर एग्जाम में पूछा जाएगा। अगर आप किसी भी एसएससी का भी पेपर देने वाले हैं, ठीक है, या फिर आप एसएससी का कोई भी एग्जाम हो गया, और जैसे आप मान लेते हैं यूपीएसआई इस टाइम देना है, यूपीएसआई यूपीपी, ये उसके लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्लास है, ठीक है, यहाँ से आपको क्वेश्चन मिल जाएगा। तो 26 नवंबर 1949 को क्या हुआ था, संविधान को अंगीकृत किया गया था, ठीक है, इसको स्वीकार किया गया था। 26 जनवरी 1950 की बात करें तो भारतीय संविधान लागू हुआ था इस दिन, ठीक है, यानी स्वीकार इस दिन किया गया था लेकिन पूरी तरह से लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। और भारत एक लोकतांत्रिक गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ। 26 जनवरी 1950 में क्या हुआ, संविधान लागू हुआ और भारत एक लोकतांत्रिक और गणराज्य के रूप में स्थापित हुआ, ठीक है। संविधान सभा ने भारतीय लोकतंत्र की मजबूत नींव रखी। संविधान सभा ने भारत की जो लोकतंत्र की प्रणाली है, या आप ऐसे कह सकते हैं लोकतंत्र की प्रणाली की मजबूत नींव रखी। और आज हम जिस संविधान का पालन करते हैं ना, आज हम जिस संविधान का पालन करते हैं वह उस संघर्ष या विचारधारा और परिश्रम का परिणाम है, ठीक है। आज का जो संविधान है वो उस समय संघर्ष, विचारधारा और परिश्रम का परिणाम है। जो यहाँ पे संघर्ष संविधान सभा के बारे में हमने पढ़ा, जो पूरी प्रक्रियाएं, वो उसी का परिणाम है आज का संविधान, ठीक है। अब संविधान का जो प्रस्तावना है, दर्शन जो है, हम इसकी बात करेंगे, ठीक है, यानी कि हम प्रेम्बल की बात करेंगे। प्रस्तावना संविधान के उद्देश्य और मूल्यों को स्पष्ट करती है, ठीक है। प्रस्तावना जो है, संविधान की जो प्रस्तावना है वो क्या करती है, वो संविधान के उद्देश्यों और उसके मूल्यों को स्पष्ट करती है। भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतांत्रिक गणराज्य बनाना, ये संविधान, ये जो प्रस्तावना है इसका ये उद्देश्य है, ठीक है। सभी नागरिकों को न्याय, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व सुनिश्चित करना इसका काम है, ठीक है। तो आप बहुत ही आसान भाषा में सारी चीजें समझ रहे हैं, ठीक है। अब देखेंगे संविधान के कार्य कौन कौन से इसके हैं, ठीक है, फिर इसके हम कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आपको हम देंगे, ठीक है। संविधान के कार्य की बात करते हैं। देखो संविधान का जो कार्य है, पहला, सरकार के प्रकार और संरचना को तय करता है, सरकार के प्रकार और संरचना को तय करता है, ठीक है, ये संविधान का कार्य है। दूसरा कार्य जो है, संविधान को मौलिक अधिकार और कर्तव्य प्रदान करता है। तीसरा अधिकार है, सत्ता का दुरुपयोग रोकता है। चौथा, समाज में विविधता के बावजूद एकता बनाए रखता है, ठीक है। ये सारी चीजें आपके कंप्लीट हो गए हैं, ठीक है। अब अगला जो पार्ट है, अगला जो चैप्टर है वो चुनावी राजनीति है, ठीक। तो ये सारी चीजें आप समझ गए होंगे, ठीक है। तो अगर जिसको हमने लिखने के लिए बोला है जो पॉइंट, ठीक है, वो पॉइंट आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। और जो पॉइंट हमने नहीं बोला लिखने के लिए, इसका मतलब वो सारे पॉइंट लिख लेना है। जैसे आप ऐसे कर सकते हैं, जैसे संविधान के कार्य हो गए, तो संविधान के कार्य हमने यहाँ पे 4 पॉइंट लिखाए हैं, ठीक है। तो आप इसमें समझने के लिए 2 पॉइंट लिख सकते हैं, ठीक है, ज्यादा मत लिखिए, हम आपको समझने के लिए ज्यादा। लेकिन जैसे 15 अगस्त 1947 ये इंपॉर्टेंट डेट है, 26 जनवरी 1950 ये भी इंपॉर्टेंट डेट है, 26 नवंबर 1949 ये भी इंपॉर्टेंट डेट है। तो ये सारी चीजें नोट कर लेना, ठीक है। तो आशा करता हूं कि ये वीडियो आपको पसंद आई होगी, ठीक है। अब ये 4 क्वेश्चन है जो इस चैप्टर से बनते हैं, इन 4 क्वेश्चनों पे आप तैयारी कर सकते हैं अगर आपको यूपीएससी
ठीक है, और यूपीएससी या फिर स्टेट पीसीएस, ठीक है, या फिर स्टेट पीसीएस का एग्जाम देना है, ठीक है, क्योंकि ये क्लास यूपीएससी स्टेट पीसीएस के लिए भी थी। तो ये 4 क्वेश्चन पे आप कमांड या फिर इसको अच्छे से लिखना जा करके, ठीक है, 100 से यानी 150 वर्डों में, 150 शब्दों में इसको लिखना। तो ये सारी चीजें आपकी अच्छे से कवर हो गई होंगी। तो चलिए हम बात करते हैं अगली क्लास में मिलेंगे चुनावी राजनीति के साथ। वेलकम टू सुंदर एग्जाम क्रैकर। इससे पिछली क्लास में हमने चैप्टर 2 को अच्छे से कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था संविधान निर्माण, ठीक है, यानी हमने संविधान निर्माण और संविधान सभा का गठन कैसे हुआ, ठीक है, पहली बैठक कब हुई, ये सारी चीजें हमने इससे पिछली क्लास में अच्छे से पढ़ा है। अब हम पार्ट 3 की बात करेंगे, यानी चैप्टर तीसरा का हम बात करेंगे। तो देखो चैप्टर तीसरे में हम जानेंगे चुनावी राजनीति, ठीक है, चुनावी राजनीति के बारे में जानेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और सारी चीजों को अच्छे से समझते हैं और उसमें क्या नोट करना है क्या नहीं नोट करना है वो सारी चीजें जानते हैं। चलिए पहले हम जानते हैं परिचय, ठीक है, चुनाव का परिचय पहले हम समझेंगे। देखो परिचय में क्या है, यानी इंट्रोडक्शन, ठीक है, परिचय को इंग्लिश में क्या कहते हैं, इंट्रोडक्शन। चुनाव लोकतंत्र की आत्मा है। चुनाव जो होता है वो लोकतंत्र की आत्मा है। लोकतंत्र में जनता ही सरकार बनाती है और उसे बदलने का अधिकार रखती है, ठीक है। लोकतंत्र में क्या है, लोकतंत्र में है कि लोकतंत्र के अंतर्गत जनता ही सरकार बनाती है और उसे बदलने का अधिकार भी रखती है, ठीक, यानी सरकार को बदलने का अधिकार भी रखती है। चुनाव एक ऐसा तरीका है जिससे जनता अपने प्रतिनिधि को चुनती है, ठीक है, यानी कि चुनाव के माध्यम से ही जनता अपने प्रतिनिधियों को चुनती है, ठीक है। उदाहरण के तौर पे समझते हैं, भारत में हर 5 साल में लोकसभा और विधानसभा चुनाव होते हैं, ठीक है, ये चीज आप समझ गए होंगे। देखो अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है। देखो ऐसी ही सारे सब्जेक्ट की हम क्लास लेके आएंगे, तो ये चैनल के माध्यम से आपको सारी क्लासें मिलेंगी, तो आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। चलिए अब तो आगे जानते हैं चुनाव क्यों, ठीक है, अभी चुनाव के बारे में हमने समझा, आप समझेंगे चुनाव क्यों, ठीक है, आखिर चुनाव की जरूरत क्या है, किस लिए चुनाव की हमें जरूरत होती है, क्या बिना चुनाव की ये सारी चीजें जो प्रक्रियाएं हैं ये नहीं हो पाएंगी, तो इसको समझते हैं। देखो चुनाव इसलिए आवश्यक है क्योंकि क्योंकि पहला ये पॉइंट, जनता को सरकार चुनने का अधिकार देता है, ठीक है, यानी चुनाव के ही माध्यम से जनता जो है अपनी सरकार को चुनती है। वो कौन सा माध्यम है, वो चुनाव है, ठीक है, यानी चुनाव होते हैं, चुनाव में जनता जो है अपना मत देती है, उसके मत के आधार पे उसके ही जिसको वो मत देती है तो वो सरकार क्या होती है, सत्ता में आती है, ठीक है। तो ये चीज याद रखना है कि जनता ही सरकार को चुनती है, ठीक है। अब अगला पॉइंट जो है, अगले पॉइंट में है सत्ता में बैठे नेताओं की जवाबदेही तय करता है, ठीक है, ये किस प्रकार तय करता है। देखो अगर 5 साल के लिए चुना जाता, अभी अभी आपने एग्जाम्पल देखा भारत में 5 साल के लिए, ठीक है, तो जब 5 साल के लिए चुना जाता है और अगर जनता ने सरकार को चुना और वो सत्ता में बैठे लोग अगर जनता के लिए 5 साल में कुछ अच्छा नहीं करते हैं, तो जनता जो है उस सत्ता में बैठे लोगों को जो है बदल सकती है, ठीक है, इसलिए सत्ता में बैठे लोग क्या होते हैं, जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं, ठीक है, वो जनता के प्रति जवाबदेही होते हैं, इस चीज को समझ गए होंगे आप। तीसरा पॉइंट जो है वह जनता को विकल्प प्रदान करता है, ठीक है, चुनाव क्या होता है, जनता को विकल्प प्रदान करता है, किस प्रकार से, चुनाव लड़ने के लिए एक पार्टी तो होती नहीं, बहुत सी पार्टी, मान लिया एक पार्टी ये होगी, दूसरी पार्टी ये हो गई, तीसरी पार्टी ये हो गई और चौथी पार्टी ये हो गई, ठीक, 4 पार्टियां हैं, तो जनता को क्या होता है, जनता को विकल्प होता है, वो इसको चुन सकती है, इसको चुन सकती है या इससे चुन सकती है, ठीक है। तो इस प्रकार से चुनाव जो होता है जनता को विकल्प प्रदान करता है, ठीक है। चौथा पॉइंट जो है लोकतंत्र को जीवित रखता है ये, ठीक है, लोकतंत्र को क्या करता है, जीवित रखता है, किस प्रकार से जीवित रखता है, देखो इसमें हर 5 साल में चुनाव होता है, इसलिए सरकार बदलती रहती है, ठीक है, लेकिन अगर चुनाव ना किया जाए तो फिर उसमें क्या हो जाएगी, सरकार बदलेगी नहीं, तो लोकतंत्र उसमें रह नहीं पाएगा, लोकतंत्र का उसमें कुछ बचेगा नहीं, क्योंकि लोकतंत्र का सिस्टम क्या है, जनता के द्वारा जो शासन हो, जनता के लिए हो, जनता के द्वारा हो, उसे ही हम लोकतंत्र कहते हैं। तो इसलिए ये 4 पॉइंट मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आशा करता हूं कि चारों पॉइंट आपको समझ में आया होगा कि चुनाव क्यों जरूरी है, वाई इलेक्शन, ठीक है। आप समझते हैं चुनाव की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, क्या समझेंगे, चुनाव की आवश्यकता क्यों है, ठीक है।
देखो ये बहुत अच्छे से आपको समझाने की कोशिश हम कर रहे हैं सारी चीजें यहाँ पे, और ये आपको एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है, एनसीईआरटी लेने की जरूरत नहीं है क्योंकि सारे पॉइंट यहाँ पे हमने कवर कर दिए हैं, ठीक है। एनसीईआरटी में जो भी पॉइंट हैं वो सारे पॉइंट आपको इस क्लास में इस चैप्टर से संबंधित मिलेंगे, तो आपको टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं, बस वीडियो को पूरा वॉच करना। अब समझते हैं चुनाव की आवश्यकता क्यों है, ठीक है, यानी कि नीड फॉर इलेक्शंस। तो समझेंगे चुनाव ना हो तो क्या हो सकता है, ठीक है, चुनाव ना हो तो तानाशाही जैसी व्यवस्था बन सकती है। चुनाव नहीं होगी तो तानाशाही जैसी व्यवस्था बनेगी। तानाशाही मतलब जैसे मान लो एक सरकार जो प्रेजेंट सरकार है, ठीक है, बीजेपी है, अगर चुनाव नहीं होगा तो ये बीजेपी जो है ये यही सरकार बनी रहेगी, तो ये अपनी मनमानी कार्य करेगा, ठीक, इसे हम तानाशाही करेंगे कहेंगे, ठीक है, यानी ये जनता की कोई भलाई नहीं सोचेगा, ठीक है, क्योंकि फिर जनता के माध्यम से इसका चुनाव नहीं होगा ना, तो इसलिए ये जनता की भलाई भी नहीं सोचेगा, तो ये क्या हो जाएगी, ये तानाशाही सरकार हो जाएगी, इसीलिए इसे हम क्या कहेंगे, तानाशाही व्यवस्था। तो तानाशाही जैसी व्यवस्था बन सकती है। जनता की इच्छाओं का सम्मान नहीं होगा, सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण नहीं हो सकेगा, ठीक है, इसलिए निष्पक्ष चुनाव जरूरी है, ठीक है, चुनाव जरूरी होते हैं, वो भी कैसा चुनाव, निष्पक्ष चुनाव, इस चीज को याद रखना, निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए, ठीक है, ये सारी चीजें आपके समझ में आ गई होंगी। अब बात करेंगे चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार, ठीक है, यानी चुनाव तो बहुत सारे देश में होते हैं लेकिन हर देश में लोकतांत्रिक चुनाव नहीं होते हैं, ठीक है, लोकतांत्रिक चुनाव यानी कि जनता अपने मन से अपने प्रतिनिधि को चुन सकती है, अपने जो उसके प्रतिनिधि हैं जिसे वो चाहे उसे वो चुन सकते हैं, उसे ही हम क्या कहते हैं, लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं, ठीक है, उसी को हम लोकतांत्रिक चुनाव कहते हैं। तो देखो चुनाव को लोकतांत्रिक मानने के आधार कौन से हैं, पहला, एक चुनाव को लोकतांत्रिक तभी माना जाता है जब, ठीक है, जब क्या होना चाहिए उसमें, जब स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से कराया जाए, ठीक है, ये स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीका आप समझ गए होंगे। दूसरा, सभी नागरिकों को बराबर वोट देने का अधिकार मिले, ठीक है, यानी जितने भी नागरिक होते हैं उनको बराबर वोट देने का अधिकार मिले। कई राजनीतिक दलों के बीच विकल्प मौजूद हो, ठीक है, जैसा अभी हमने बात किया था, कई पार्टियां होनी चाहिए, यानी कि कई राजनीतिक दल होने चाहिए, जनता के पास विकल्प होना चाहिए, जिससे चाहे उसे चुन सके, ठीक है, ऐसा ना हो कि एक ही पार्टी हो, एक ही राजनीतिक दल हो, तो जनता को मजबूरी में उसे हर बार वोट देना पड़े, उसी को चुनाव करना पड़े, तो ऐसा ना हो, जनता के पास क्या विकल्प होना चाहिए, जिससे ये होगा कि जनता जिसे चाहेगी उसे चुन सकेगी। फिर हार जीत का फैसला जनता के वोट से हो, ना कि ताकत या पैसे से, यानी कि जब जनता जो है वोट करेगी, अपना मत देगी, तो उसी के मत डिसाइड करेंगे, उसी के मत से जिसको ज्यादा मत मिलेगा वही जो है जीतेगा, ठीक है, यानी उसके वोट से ही हार जीत का फैसला हो, वहां पे ऐसा ना हो कि ताकत के दम पे, पैसे के दम पे, ठीक है, अपनी पावर को यूज करके वहां पे जीत हासिल की जाए, तो ऐसे वो लोकतांत्रिक नहीं रह जाएगा, ठीक है, ये सारे पॉइंट आपके अच्छे से कवर हो गए होंगे, ठीक है, ये मोस्ट इंपोर्टेंट सारे ये पॉइंट है, इस चीज को याद रखना, ये सारे पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, आपको ऐसे बुक में नहीं मिलेंगे, आप जाके देख लेना, आपको ये सारी चीजें बुक में ऐसे नहीं मिलेंगी, ठीक है, इसलिए आप ये क्लास बहुत ध्यान से सुनना। ये सारी चीज होगी। अब देखो इसको हम उदाहरण से समझते हैं। देखो भारत का चुनाव आयोग स्वतंत्र है, ठीक है, यानी जो चुनाव कराता है, जो भारत का चुनाव कराता है उसे क्या कहते हैं, भारत का चुनाव आयोग, यानी चुनाव आयोग क्या है, भारत का स्वतंत्र है, ठीक है, वो स्वतंत्र है, किसी के दबाव में कार्य नहीं करता है, इसलिए हमारे चुनाव लोकतांत्रिक माने जाते हैं, इस चीज को याद रखना। अगला, क्या राजनीतिक प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज है? ठीक है, तो सबसे पहले हम प्रतिस्पर्धा समझते हैं। प्रतिस्पर्धा क्या होती है, यानी कि जब दो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, ठीक, ये मान लेते हैं, ये एक ये दूसरी, ठीक, दो राजनीतिक पार्टियां होती हैं, तो ये पार्टी जो होती है चुनाव के समय ये कुछ आरोप लगाते हैं, ये इन पार्टियों पे कुछ आरोप लगाएंगे यहाँ पे, ठीक है, और इन पार्टियां जो ये दूसरी पार्टी ये भी इन पे कुछ विरोध लगाएंगी, ठीक है, इसी को क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा कहते हैं, ठीक है, इसी को प्रतिस्पर्धा कहते हैं। ये कुछ इनके ऊपर दोष लगाएंगे, ये दोष इनके ऊपर लगाएंगे, तो ये कब होता है, ये चुनाव के समय होता है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, प्रतिस्पर्धा कहते हैं। तो वही क्वेश्चन कह रहा है, क्या राजनीति में, यानी राजनीति में प्रतिस्पर्धा अच्छी चीज है? तो यहाँ समझेंगे हाँ, क्योंकि क्योंकि क्या, तो क्योंकि यह नेताओं को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है,
कैसे प्रेरित करती है? ये ऐसे प्रेरित करती है, अगर ये पार्टी, ठीक है, मान लेते हैं इस पार्टी ने अच्छे से कार्य नहीं किया तो ये पार्टी जो है इसका विरोध करेगी, इसकी कमियों को बता करके जनता से वोट मांगेगी, तो इसके हारने के चांस ज्यादा रहेंगे ना, इसलिए ये अच्छा काम करेगा, ठीक है, कि जो विपक्ष पार्टी है वो इस पे आरोप ना लगा सके। तो वही चीज यहाँ पे है कि यह नेताओं को बेहतर काम करने के लिए प्रेरित करती है, ठीक है। जनता को विकल्प मिलते हैं, यहाँ पे सत्ता का दुरुपयोग रोकने में मदद मिलती है। तो प्रतिस्पर्धा की ये अच्छी चीजें हैं, इस चीज को याद रखना। पॉइंट 1, पॉइंट 2, पॉइंट 3, ये 3 चीजें याद रखना अच्छे से। अब यहाँ पे इसको समझते हैं, कुछ अपवाद भी होते हैं, ठीक है, इसको ऐसे समझेंगे, लेकिन ध्यान रहे कभी कभी अत्यधिक प्रतिस्पर्धा से गलत प्रचार या धन बल का दुरुपयोग भी होता है, ठीक है, तो ये लाइन ध्यान रखना। अब बात करेंगे हमारी चुनाव प्रणाली क्या है, ठीक है, हमने चुनाव के बारे में जाना, ठीक है, अब हम जानेंगे चुनाव प्रणाली क्या है। तो देखो भारत में प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है, ठीक है, क्या है? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली है। हर वयस्क नागरिक को वोट देने का अधिकार है, इस चीज को याद रखना, यानी कि +18, ठीक है, +18 जो भी व्यक्ति, जो भी नागरिक है उसे वोट देने का अधिकार होता है, ठीक है। हम पहले पिछड़े यानी कि प्रणाली का पालन करते थे, ठीक है, हम पहले पिछले प्रणाली का पालन करते थे, जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं वही जीतता है, चाहे बहुमत मिले या ना मिले। समझने मतलब यहाँ समझने वाली बात यह है कि जो भी पार्टियां हैं, ठीक है, जो भी राजनीतिक पार्टियां हैं, मान लो ऐसा यहाँ पे नहीं होता है कि बहुमत उनको 50% से ज्यादा हो, यानी एक जो राजनीतिक पार्टी उसको 50% से ज्यादा मिले, यानी मान लेते हैं टोटल 100% वोट है तो एक पार्टी को 50% यानी 50% जो है वोट मिले तभी जीतेगी, ऐसा बिल्कुल नहीं है। मान लेते हैं इसको इसको मिल गए यहाँ पे 20, ठीक, इसको 20 वोट मिल गए, इसको 31 वोट मिल गए, इसको 5 वोट मिले हैं, इसको मान लेते हैं 11 वोट मिले, तो जीत इसकी हो जाएगी जो 31 वोट पाया है, ठीक है, इसकी जीत हो जाएगी। यहाँ पे 50% जैसा कुछ नहीं है कि हाँ 100 में से 50% एक पाया तभी जीत होगी, तो ये चीज आप समझ गए होंगे। अब उदाहरण से समझते हैं, अगर एक सीट पर 1000 वोट पड़े, ठीक है, और कोई उम्मीदवार 300 वोट ले, यानी कि एक सीट पर 1000 वोट पड़े और कोई उम्मीदवार 300 वोट ले आता है, तो वही विजेता घोषित होता है, ठीक है, ये समझ गए होंगे आप। अब बात करते हैं चुनाव क्षेत्र की, ठीक है, चुनाव क्षेत्र की। तो देखो देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं, इस चीज को याद रखना। ये जो लाइन है ये आपको एग्जाम में देखने को मिलेगी। तो देश को छोटे छोटे हिस्सों में बांटा जाता है, जिन्हें निर्वाचन क्षेत्र कहते हैं। प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, ठीक है, यानी कि प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से एक प्रतिनिधि चुना जाता है, इस चीज को याद रखना। उदाहरण के लिए लोकसभा के लिए भारत को 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, लोकसभा के लिए क्या किया गया है? लोकसभा के लिए 543 निर्वाचन क्षेत्रों में बांटा गया है, ठीक है, तो इस चीज को याद रखना। अब बात करते हैं आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की, ठीक है, यानी आरक्षित यानी रिजर्व्ड। तो देखो इसमें समझेंगे अच्छे से इस चीज को कि समाज के पिछड़े वर्गों यानी SC ST की बात हो रही है, समाज के पिछड़े वर्गों SC ST को समान प्रतिनिधित्व देने के लिए कुछ निर्वाचन क्षेत्र आरक्षित किए जाते हैं, ठीक है। तो देखो इसमें क्या है, SC के लिए अलग सीट होती है, ST के लिए अलग सीट होती है, ठीक है, ये दोनों पॉइंट याद रखना अच्छे से। उदाहरण के लिए उत्तर प्रदेश में कई सीटें अनुसूचित जाति के उम्मीदवारों के लिए आरक्षित होती हैं, आप ये चीज अच्छे से जानते होंगे, ठीक है। अब बात करेंगे हम मतदाता सूची की, ठीक है, मतदाता सूची की। तो देखो आपको अगर नोट्स ये वाला प्राप्त करना है, ठीक है, ये नोट्स प्राप्त करना है तो आप टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाइए, ठीक है, टेलीग्राम पे सुंदर एग्जाम क्रैकर के नाम से चैनल है, आप वहां पे ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहीं पे इसका PDF मिल जाएगा, ठीक है। या तो फिर इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको व्हाट्सएप चैनल का जो है लिंक मिलेगा, आप वहां पे जाकर के फॉलो करिए और आपको वहां पे भी लिंक PDF का मिल जाएगा, आप वहां से भी डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है।
अब देखो जानेंगे मतदाता सूची। मतदाता सूची क्या होती है, ठीक है। मतदाता सूची को बहुत अच्छे से समझेंगे, वोटर लिस्ट, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे। देखो मतदाता सूची को हम क्या कहते हैं, इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं, इस चीज को याद रखना, ठीक है। मतदाता सूची को क्या कहते हैं, इलेक्टोरल रोल भी कहते हैं। इसमें उन सभी योग्य नागरिकों के नाम होते हैं जो मतदान कर सकते हैं। यानी कि मतदाता सूची में ऐसे उन सभी नागरिकों के नाम हैं जो +18 हैं, ठीक है। यानी कि वो 18 वर्ष के हो चुके हैं, उन सभी के नाम मतदाता सूची में मिलते हैं, इस चीज को याद रखना। और ये मतदाता सूची जो है हर चुनाव से पहले, जो भी चुनाव होता है उस हर चुनाव से पहले ये मतदाता सूची को अपडेट कराया जाता है, ठीक है। उसमें जो व्यक्ति 18 वर्ष के हुए होते हैं उस वर्ष उनके नाम जोड़े जाते हैं, और जो व्यक्ति मान लो एक्सपायर हो चुके हैं तो उनके नाम उसमें से काटे जाते हैं, ठीक है। तो ये चीज आप समझ गए कि हर चुनाव से पहले मतदाता सूची को अपडेट किया जाता है, ठीक है। अब देखो इसका महत्व क्या है मतदाता सूची का। तो मतदाता सूची जो है वो सुनिश्चित करती है कि हर योग्य व्यक्ति को वोट डालने का अधिकार मिले, ठीक है। उम्मीदवारों का नामांकन, यानी कि कोई भी नागरिक जो योग्य है, योग्य का मतलब क्या हुआ कि उम्र और नागरिकता आदि शर्तें पूरी करता हो, यानी कि वो नागरिक होना चाहिए भारत का, तो वो ये सारी शर्तें पूरी करता हो तो चुनाव लड़ने के लिए अपना नामांकन पत्र भर सकता है, ठीक है। ये नामांकन पत्र का पहला पॉइंट जो है ये मोस्ट इंपोर्टेंट है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट जो है, अदालत द्वारा दोषी करार दिए गए व्यक्ति चुनाव नहीं लड़ सकते, ठीक है। यानी किसी भी व्यक्ति को अदालत ने दोषी करार दिया है, ठीक, उससे जो है दोषी करार दिया है तो वो चुनाव जो है नहीं लड़ सकता, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब बात करेंगे चुनाव प्रचार का। चुनाव प्रचार का देखो, चुनाव प्रचार ये जो पॉइंट है इसको शुरू करने से पहले मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि ये जो सारी चीजें आपको बताई जा रही हैं, ठीक है, ये आपको समझ में आ रहा है या नहीं, ठीक है। तो ये कमेंट करके एक बार मुझे जरूर बता दीजिएगा कि ये सारी चीजें आपको समझ में आ रही हैं या नहीं आ रही हैं, ठीक है। आप देखें चुनाव प्रचार, देखो उम्मीदवार अपने पक्ष में समर्थन पाने के लिए प्रचार करते हैं। प्रचार के माध्यम, ठीक है, इस चीज को हम पहले समझेंगे, इसको हाईलाइट कर देते हैं, इस चीज को हम समझेंगे, ठीक है। प्रचार के माध्यम, इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। प्रचार के माध्यम कौन कौन से हैं, देखो रैलियां, जनसभाएं, सोशल मीडिया, टीवी विज्ञापन, इनके माध्यम से जो है प्रचार किया जाता है, ठीक है। चुनाव का प्रचार किया जाता है किसके माध्यम से, रैलियों के माध्यम से, जनसभाएं, सोशल मीडिया, टीवी विज्ञापन आदि, इन सभी प्रकार से चुनाव का प्रचार किया जाता है। प्रचार के लिए चुनाव आयोग द्वारा आदर्श आचार संहिता निर्धारित की गई है, इस चीज को याद रखना, यानी मॉडल कोड ऑफ कंडक्ट, ठीक है। ये क्या हो गया, ये आचार संहिता जो है वो निर्धारित की गई है। उदाहरण के लिए चुनाव प्रचार के दौरान नेताओं को धर्म या जाति के नाम पर वोट मांगना नहीं है, यानी कि उनको मना किया गया है कि आप चुनाव प्रचार के दौरान धर्म या जात के नाम पर वोट नहीं मांग सकते हैं, ठीक है। ये चीज आप समझ गए होंगे। अब इसका आगे का जो पॉइंट है, यह मतदान और मत गणना, ठीक है, इस चीज को समझेंगे, यानी वोटिंग एंड काउंटिंग। तो चुनाव के दिन मतदाता वोट डालते हैं, ये आपको भी अच्छे से पता है। फिर गुप्त मतदान होता है, ठीक है, गुप्त मतदान होता है। मतदान के बाद मतगणना होती है और जिसे सबसे ज्यादा वोट मिलते हैं उसे विजेता घोषित किया जाता है, ठीक है। ये पॉइंट बहुत अच्छे से समझ गए होंगे और ये पॉइंट आप चुनाव के समय खुद महसूस करते हैं कि चुनाव जो है, चुनाव के दिन क्या होता है, मतदाता जो होते हैं वोट डालते हैं। आपको पता है कि अगर आप +18 के होंगे तो आपने भी वोट डाला है, ठीक है। पॉइंट देखेंगे अगला, भारत में चुनाव कितने लोकतांत्रिक हैं, ठीक है। ये चीज थोड़ा गलत है, ठीक है, इस चीज को यहाँ पे काट देते हैं, इस चीज को यहाँ पे काट देते हैं, इस चीज को याद रखना, इसको यहाँ पे काट देते हैं, ठीक है। ये जो टॉपिक है, पॉइंट है ये, ठीक, ये कह रहा है भारत में चुनाव लोकतांत्रिक है, तो आप क्या कहेंगे, भारत में चुनाव आमतौर पर स्वतंत्र और निष्पक्ष माने जाते हैं, ठीक है। क्या है ये चीज, स्वतंत्र और निष्पक्ष माना जाता है भारत के अंदर। कई बार भ्रष्टाचार और धन बल का आरोप लगता है,
लेकिन फिर भी भारत का चुनावी तंत्र जो है दुनिया में सबसे सफल लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में से एक है। ठीक है, दुनिया में सबसे सफल, इस चीज को याद रखना। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र चुनाव आयोग। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम, यहाँ से आपके एग्जाम में क्वेश्चन बहुत आता है। ठीक है, आप यूपीएससी में भी पूछा गया है क्वेश्चन, और एसएससी में तो यहाँ से क्वेश्चन बहुत आया है। ठीक है, एसएससी के जो सीपीओ, सीजीएल, सीएचएसएल, एमटीएस एग्जाम होते हैं और एसएससी जीडी भी, इन सभी एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बहुत पूछा गया है, इस चीज को याद रखना। तो स्वतंत्र चुनाव आयोग के बारे में हम बात करते हैं। देखो, स्वतंत्र चुनाव आयोग जो है, ठीक है, इंडिपेंडेंट इलेक्शन कमीशन, भारतीय चुनाव आयोग स्वतंत्र और निष्पक्ष संस्था है। इसके कार्य क्या होते हैं, इसके कार्य के बारे में जानते हैं। स्वतंत्र चुनाव आयोग जो है, इसके क्या कार्य होते हैं, तो इसके कार्य के बारे में जाने तो चुनाव की घोषणा होता है। ये चुनाव की जो तारीख होती है उसकी ये घोषणा करता है। ठीक है, आचार संहिता लागू करता है, यानी आदर्श आचार संहिता स्वतंत्र चुनाव आयोग लागू करता है। इस चीज को याद रखना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यहां से क्वेश्चन बनेगा। अब हम बात करते हैं कि निष्पक्ष मतदान सुनिश्चित करना, इसके बारे में अभी हमने ऊपर पढ़ा। ठीक है, यानी कि ये जो है निष्पक्ष मतदान को सुनिश्चित करता है, यानी निष्पक्ष चुनाव करवाता है। फिर विवादों का निपटारा करना, ठीक, यानी चुनाव से संबंधित अगर कोई विवाद होता है तो उसका निपटारा जो है वो यही संस्था करती है, जिसे संस्था चुनाव आयोग कहते हैं। ठीक है, यानी कि ये स्वतंत्र चुनाव आयोग संस्था है। ठीक है, ये विवादों का निपटारा करती है। अब उदाहरण के लिए समझते हैं। ठीक है, उदाहरण के लिए समझेंगे। चुनाव आयोग ने कई बार बड़े नेताओं के प्रचार पर रोक लगाई जब उन्होंने आचार संहिता का उल्लंघन किया। यानी जब आचार संहिता का उल्लंघन किया नेताओं ने, तो उन नेताओं के ऊपर चुनाव आयोग ने कई बार रोक लगाई है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, अब बात करेंगे चुनाव में लोगों की भागीदारी। ठीक है, चुनाव में क्या है, लोगों की भागीदारी। तो हर चुनाव में करोड़ों लोग वोट डालते हैं। पिछली बार यानी 2019 का लोकसभा चुनाव, ठीक है, ये एनसीईआरटी से लिया गया, इस चीज को याद रखना, एनसीईआरटी। ठीक है, इसके सारे पॉइंट एनसीईआरटी से हैं, इस चीज को याद रखना, सारे पॉइंट एनसीईआरटी से। तो पिछली बार 2019 का, ठीक है, लोकसभा चुनाव, पिछली बार में लगभग 67% वोटिंग हुई थी। अब तक की सबसे अधिक, ये अब तक की सबसे अधिक वोटिंग है, इस चीज को याद रखना, 67%। गरीब, ग्रामीण, दलित और महिलाएं अब बढ़ चढ़कर भाग ले रही हैं, इस चीज को याद रखना। चुनाव में अब भागीदारी जो है बढ़ चढ़ के होने लगी है। ठीक है, जिसमें ग्रामीण और गरीब, दलित और महिलाएं, ये सभी लोग क्या कर रही हैं, बढ़ चढ़ के इसमें भाग ले रही हैं। अब हम बात करेंगे स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की जो चुनौतियां होती हैं। ठीक है, यानी स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव तो कराया जाता है, लेकिन इसमें कुछ चुनौती जो होती है उनका सामना करना पड़ता है। तो कौन सी चुनौतियां होती हैं? पहला, धन बल और बाहुबल का दुरुपयोग, यानी लोग यहाँ पे क्या करते हैं, अपने धन का और अपने बल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, जीत हासिल करने के लिए। दूसरा, फर्जी वोटिंग, आप देखते होंगे आपके ग्राम सभा में वोटिंग के दौरान फर्जी वोटिंग भी कराई जाती है। ठीक है, इसमें धांधलेबाजी भी होती है। अगला पॉइंट जो है, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगना। ठीक है, नेता लोग क्या करते हैं, जाति और धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं, तो इसका चुनौती का सामना करना पड़ता है। अगला, मीडिया का दुरुपयोग, मीडिया का भी दुरुपयोग होता है, ये चीज आप बड़े बहुत अच्छे से जानते होंगे। फिर इन समस्याओं को दूर करने के लिए चुनाव सुधार आवश्यक है, ये चीज आप समझ गए कि चुनाव सुधार जो होता है वो आवश्यक है। इन सभी चुनौतियों को देखते हुए चुनाव सुधार आवश्यक है। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट थे, तो आपका चुनावी राजनीति जो है ये भी अच्छे से कवर हो गया। ठीक है, सारे पॉइंट हमने आपको अच्छे से समझाने की कोशिश की है, और ये सारा फॉर्मेट जो है नोट्स का है। ठीक है, नोट्स का है। अब इसमें से अगर आपको नोट्स बनाने हैं तो आप बना सकते हैं, लेकिन अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आप टेलीग्राम पे या व्हाट्सएप पे आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। टेलीग्राम का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और व्हाट्सएप का भी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है। आप वहां पे जाकर के मैसेज कर सकते हैं और टेलीग्राम पे आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो आपको वहीं पे पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपका ये भी चैप्टर जो है अच्छे से कंप्लीट हो गया है। अब आपको नोट्स कैसे बनाना मैं एक बार आपको बता देता हूँ। ठीक है, देखो जैसे यहाँ पे पॉइंट है चुनाव में लोगों की भागीदारी,
तो आप यहाँ से बस 1 2 3 यहाँ पे 3 पॉइंट है, कहीं पे इसी तरह 5 पॉइंट होगा, ठीक है, कहीं पे 6 पॉइंट होगा, कहीं पे 4 होगा। तो आप हेडिंग डाल के बस इसके जो है मोस्ट इंपोर्टेंट 2 से 3 पॉइंट लिख लीजिएगा। अगर यहाँ पे 3 पॉइंट है तो आप यहाँ पे 2 लिख लीजिए, जहाँ पे 5 पॉइंट होगा वहां पे 3 लिख लेना, जहाँ पे 6 पॉइंट होगा वहां भी 3 लिख लेना। तो इस प्रकार से आप एक छोटा नोट्स बना लेना, ठीक है। अब हम बात करेंगे अगली क्लास में पार्ट 4 का, ठीक है, संस्थाओं का कार्य। इसके बाद एक लास्ट पार्ट, जो लास्ट चैप्टर है वो बचेगा, लास्ट पार्ट बचेगा। तो अगली क्लास में 2 क्लास और कंप्लीट 2 क्लास में करेंगे, उसके बाद 9th क्लास की एनसीईआरटी बहुत अच्छे से कंप्लीट हो जाएगी विद नोट्स के साथ, ठीक है। फिर हम 10th क्लास की एनसीईआरटी को और अच्छे से पढ़ेंगे, वहां पे और कोशिश करेंगे कि आपको अच्छे से समझा सके और आपका जो नोट्स है उसको और बेहतर तरीके से बना सके, ठीक है। वेलकम टू सुंदर एग्जाम क्रैकर। इससे पिछली क्लास में हमने चुनावी राजनीति चैप्टर को अच्छे से कवर किया था। क्लास के साथ साथ ही हमने नोट्स बनाए थे और अच्छी तरह से वो पूरा चैप्टर को हमने कवर किया था, ठीक है। अब इस क्लास में हम बात करेंगे संस्थाओं का कार्य। देखो, मैं पहले बता दूं आपको कि इस वीडियो को देखने के बाद आपको कोई अन्य वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बस आप क्लास में बने रहिए और क्लास के साथ साथ ही आपके नोट्स रेडी हो जाएंगे। आपको एनसीईआरटी खरीदने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी, ठीक है। आप देख सकते हैं सारी चीज़ों को इसमें अच्छे से बनाया गया है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, ठीक है। और वीडियो पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर करिएगा। तो चलिए समझते हैं इसमें संस्थाओं का कार्य, ठीक है, यानी कि संस्था कैसे कार्य करती हैं, संस्था की जो कार्य प्रणाली है वो कैसी है। तो देखो, संस्थाओं का कार्य प्रणाली जो है, तो इसमें हम पहला ये हेडिंग पढ़ेंगे, ठीक है। ये हेडिंग आप भी डाल लेना कि प्रमुख नीतिगत फैसले कैसे लिए जाते हैं, ठीक है। तो पहला, सरकार का काम सिर्फ शासन करना नहीं है बल्कि देश की दिशा तय करना है, ठीक है। यानी कि सरकार सिर्फ शासन नहीं करती है, वो देश की दिशा भी तय करती है, ठीक है। देश को क्या करती है, प्रगतिशील देश बनाती है, उन्नतशील देश बनाने का लक्ष्य रखती है, ठीक है। जब कोई सरकार बड़े स्तर पर कोई नया कानून या योजना लागू करती है तो उसे बहुत सोच विचार और योजना बनानी पड़ती है। कि कहने का मतलब यहाँ पे बहुत सोच विचार कर योजना बनानी पड़ती है, ठीक है। ये फैसले रातों रात नहीं होते। कहने का मतलब कोई भी कानून होता है, जब सरकार को किसी भी स्तर पर, बड़े स्तर पर, ठीक है, कोई कानून बनाना होता है या कोई योजना लागू करनी होती है तो उसके पीछे जो है बहुत सारा समय लगता है, ठीक है। नए आंकड़ों को समझा जाता है, बहसें होती हैं, मीटिंग होते हैं, ठीक है। तो ये सारी प्रक्रियाएं होती हैं, उसके बाद कोई फैसला, कोई योजना लागू होती है, ठीक है। उदाहरण के लिए मान लीजिए सरकार ने तय किया कि अब सरकारी नौकरियों में पिछड़े वर्गों के लिए यानी ओबीसी को आरक्षण मिलेगा, ठीक है। ये सरकार ने माना। यह निर्णय एक ऑफिस मेमो यानी सरकारी आदेश से जनता तक पहुंचता है, ये चीज आप समझ गए। लेकिन इस एक आदेश के पीछे महीनों की मीटिंग, बहस, आंकड़ों का अध्ययन और मंत्रियों की सलाह होती है, ठीक है। यानी ये सारा प्रोसेस चलता है, तब जाकर के कोई नियम कानून लागू होता है, ठीक है। यानी एक छोटा सा आदेश भी सरकार की एक लंबी प्रक्रिया का परिणाम होता है। तो इस चीज को आप एक समझ सकते हैं कि जब कोई कानून बनाया जाता है या फिर कोई कानून लागू होता है तो उसके पीछे कई महीनों की जो है मेहनत होती है, ठीक है। मीटिंग होती है, बहस होता है, आंकड़ों का अध्ययन किया जाता है और मंत्रियों की सलाह भी ली जाती है, तब जाकर के कोई कानून लागू होता है, ठीक है। अच्छा, ये बात कर लिया हमने कि कानून कैसे लागू होता है, यानी कि संस्थाएं जो होती हैं वो कैसे कार्य करती हैं, ठीक है। अभी हम बताएंगे संस्था कौन कौन सी संस्था है, ठीक है। अब हम पहले इसमें जानेंगे निर्णय लेने वाले कौन होते हैं, ठीक है। ये सारे निर्णय जो देश के बड़े स्तर के लिए यानी कानून बनाने के लिए, ठीक है, कोई कानून लागू करने के लिए, ये सारे बड़े फैसले कौन लेता है। तो यहाँ पे सवाल है कि अब सवाल उठता है कि ये बड़े फैसले कौन लेता है। क्या प्रधानमंत्री अकेले फैसले करते हैं? तो यहाँ पे हम समझेंगे नहीं। भारत में निर्णय सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, ठीक है। भारत में निर्णय क्या होता है, सामूहिक रूप से लिए जाते हैं, यानी यहाँ कोई एक पर्सन फैसले नहीं लेता है, ठीक है। यहाँ पे जो भी फैसला, जो भी निर्णय होते हैं वो सामूहिक रूप से लिए जाते हैं। प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मुख्य भूमिका निभाते हैं उस चीज की, ठीक है। क्या करते हैं ये,
ये मुख्य भूमिका निभाते हैं। मंत्रिपरिषद हर निर्णय में सहयोग करती है। ठीक है, आप ये समझना कि मंत्रिपरिषद जो होती है, ठीक है, मंत्रिपरिषद ये हर निर्णय में सहयोग करती है। ठीक है, कई बार बड़े निर्णयों पर संसद में चर्चा और मतदान भी होता है। ठीक है, ये सारी प्रक्रियाएं हम आगे अच्छे से विस्तार से पढ़ेंगे। अभी यहाँ 9th क्लास की एनसीईआरटी है, तो बस उतना ही यहाँ पे पढ़ेंगे, वरना कैसे चर्चाएं होती हैं संसद में, क्या प्रक्रियाएं होती हैं। ठीक है, ये सारी प्रक्रिया हम आगे पढ़ेंगे। कुछ संवैधानिक मामलों में राष्ट्रपति की औपचारिक मंजूरी भी जरूरी होती है। ठीक है, यानी कुछ फैसले ऐसे भी होते हैं जहां ये भी चीजों को फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, ये भी पॉइंट फॉलो करना पड़ता है, इस चीज को याद रखना। यानी निर्णय लेना एक अकेले व्यक्ति का काम नहीं, बल्कि एक साझा प्रक्रिया है। ठीक, साझा प्रक्रिया नहीं, सामूहिक प्रक्रिया है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे समझ गए कि जो निर्णय लेने वाले होते हैं वो कोई एक अकेला व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है। ठीक है, यानी कोई अकेला व्यक्ति काम नहीं करता है, यहाँ पर एक सामूहिक प्रक्रिया है, सामूहिक रूप से काम किया जाता है। ठीक है, तो ये चीज आप यहाँ पे समझ गए हैं, तो आप यहाँ पे 1 से 2 पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, अपने नोट्स में। अब चलिए बात करते हैं आगे, राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है। ठीक है, अब हम ये समझेंगे जो राजनीतिक संस्था होती हैं, इन्हें इनकी आवश्यकता हमें क्यों होती है, यानी इनकी आवश्यकता देश को क्यों है, देश चलाने के लिए क्या ये जरूरी है। तो हम समझेंगे, अगर कोई नेता मनमर्जी से निर्णय लेने लगे तो क्या वह लोकतंत्र रहेगा? नहीं रहेगा, ये चीज आप जानते हैं। जब कोई नेता अपनी ही मर्जी से निर्णय लेगा, अपनी ही मर्जी से सरकार चलाएगा, वहां जनता का कोई भागीदारी नहीं होगा, तो वो लोकतंत्र नहीं रहेगा। ठीक है, इस चीज को याद रखना। देखो, संस्थाएं जरूर हैं, क्योंकि वे नियम और प्रक्रियाएं तय करती हैं, सत्ता के दुरुपयोग को रोकती हैं संस्थाएं, जनता की भागीदारी को सुनिश्चित करती हैं संस्थाएं, अधिकारों और स्वतंत्रताओं की रक्षा करती हैं। कौन? संस्थाएं। संस्थाएं लोकतंत्र की रीढ़ की हड्डी हैं, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, ये एग्जाम में आएगा। उनके बिना लोकतंत्र सिर्फ एक दिखावा बनकर रह जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आप जो है पहला ये पॉइंट, 2 पॉइंट, 3, ये 4, ये 5 पॉइंट, इन 5 पॉइंट में से आप 2 से 3 पॉइंट नोट कर लेना। ठीक है, जब भी आपसे कोई पूछेगा कि ये बताओ हमें राजनीतिक संस्थाओं की आवश्यकता क्यों है, तो आप ये 2 से 3 पॉइंट उसे बता सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम संसद की। ठीक है, अभी तक हमने सारी चीज जानी, अब हम संसद को जानते हैं कि संसद क्या चीज है। ठीक है, देखो, संसद वह जगह है, ये एसएससी के एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से बहुत आता है, इस चीज को याद रखना। एसएससी के जो एग्जाम होते हैं, सीपीयू, सीएचएसएल, सीजीएल, ठीक है, स्टेनो, जीडी, ये एग्जामों में यहाँ से क्वेश्चन बहुत आया है। तो संसद वह जगह है जहां जनता के चुने हुए प्रतिनिधि देश के बड़े सवालों पर चर्चा करते हैं। संसद क्या होती है? संसद एक ऐसी जगह होती है जहां पर जो जनता होती है अपने चुने हुए प्रतिनिधि को भेजती है, तो यही संसद में आकर के बड़े सवालों पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं, और यहाँ से यहीं पे कानून बनता है, यानी वो कानून बनाते हैं। यहीं पे क्या करेंगे? वो चर्चा करेंगे, बहस करेंगे और कानून बनाएंगे। तो कौन कानून बनाता है? संसद। संसद में कौन होते हैं? जनता के द्वारा चुने हुए प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, जो बड़े बड़े सवालों पर चर्चा करते हैं, बहस करते हैं और कानून बनाते हैं। ठीक है, यह लोकतंत्र का सबसे ताकतवर मंच है। संसद जो होता है, क्या है ये चीज? ये लोकतंत्र का सबसे मजबूत ताकतवर मंच है। ठीक है, अब हमने संसद के बारे में जाना, संसद के बारे में हमने इसकी बेसिक इंफॉर्मेशन ली। अब हम बात करेंगे संसद के काम। ठीक है, आखिर संसद के काम क्या है? तो देखो, संसद का जो काम होता है, पहला काम होता है नीतियां बनाना होता है। ठीक है, संसद क्या करती है? नीति बनाती है। दूसरा, सरकार की कार्यवाही पर नजर रखना। संसद क्या करती है? सरकार जो भी कार्य कर रही होती है उस पर नजर रखती है। ठीक है, तीसरा काम क्या है संसद का? बजट पास करना होता है। ठीक है, चौथा काम जो है वो जनता की आवाज को सामने रखना होता है। संसद का काम क्या है? जनता की आवाज को सामने रखना होता है। इसका जो पांचवा काम है, सीधा सा मतलब है, देखो, संसद जनता की इच्छा की आवाज है। चलें अब देखते हैं हम आगे कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। देखो, इसको हम छोटे छोटे टुकड़ों में
तोड़ के लाए हैं ताकि ये सारी चीजें आप समझ जाएं। पहले हमने जाना संस्थाएं क्या होती हैं, फिर हमने जाना संस्थाएं कार्य क्या करती हैं, फिर हमने जाना संस्थाओं की हमें जरूरत क्यों है, फिर हमने जाने संसद के बारे में जाना, ठीक है, संसद का हमने कार्य जाना। अब हम जानेंगे संसद की आवश्यकता क्यों है, ठीक है। तो हमें संसद की आवश्यकता क्यों है, इसकी जो पहली पॉइंट है, ठीक है। सबसे पहले अगर आपको ये नोट्स चाहिए, ठीक है, तो आप टेलीग्राम पे ये सुंदर एग्जाम क्रैकर चैनल सर्च करके फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। आपको वहां पे ये नोट्स मिलेगा, या तो फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आप जा करके व्हाट्सएप का लिंक है उस पर क्लिक करके ज्वाइन कर सकते हैं, आपको वहां नोट्स मिलेगा। और अगर इस चैनल पे भी नए हैं और अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लेना सुंदर एग्जाम क्रैकर को, ठीक है। अब चलिए बात करते हैं कि हमें संसद की आवश्यकता क्यों है। तो कल्पना कीजिए अगर सरकार जनता से बिना पूछे कोई भी कानून बना दे तो इसलिए संसद जरूरी है। कहने का मतलब हमें संसद की जरूरत क्यों है कि सरकार जो होती है वो जनता से बिना पूछे कोई भी कानून बना दे, तो फिर तो इस चीज के लिए हमें संसद की जरूरत है, क्योंकि संसद में ही बहस होगी, संसद में ही चर्चा होगा, कानून सही है गलत है उसके बारे में बात कहाँ होगी, संसद में होगी, ठीक है। अब बात करेंगे ताकि सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी रहे, ठीक है। यानी कि जब हमारे हमारे पास संसद होती है तो यहीं पे सारी चीजों पे बात होती है, ठीक है। तो इससे सरकार, यहाँ से सरकार के ऊपर दबाव भी होता है, आप एक प्रकार से कह सकते हैं संसद जो है नजर रखती है सरकार पे, ठीक है। तो इस कारण से सरकार जो होती है जनता के प्रति उत्तरदायी होती है। कोई भी कानून जनता की मंजूरी के बिना नहीं बनता है, ताकि देश में सभी विचारों और मतों को जगह मिले, बहस के जरिए सबसे अच्छा समाधान निकले, ठीक है। तो ये बहस कहाँ होती है, संसद में होती है। तो इसीलिए हमें संसद की आवश्यकता है। संसद लोकतंत्र का असली रंग दिखाती है, ठीक है। ये बढ़िया पॉइंट है, इस चीज को याद रखना। अब हम जानेंगे संसद के दो सदन कौन कौन से होते हैं, ठीक है। संसद के दो सदन होते हैं, कौन कौन से, एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा, ठीक है। इस चीज को आपने जाना। हम लोकसभा को ही क्या कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं, ठीक है। लोकसभा को क्या कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। और राज्यसभा को क्या कहते हैं, राज्यों का सदन, ठीक है। तो हम जानते हैं कि संसद के दो सदन, देखो भारत जैसे बड़े और विविध देश में एक ही सदन काफी नहीं है, इसलिए संसद के दो हिस्से बनाए गए हैं, ठीक है। पहला लोकसभा, जिसमें जनता द्वारा सीधे चुने गई है, यानी कि लोकसभा में क्या होते हैं, जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, ठीक है। जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं, जिन्हें हम चुनते हैं वो कहाँ आते हैं, राज्यसभा, यानी राज्यों का प्रतिनिधित्व करने वाली संस्था। हम इसको कह सकते हैं, यहाँ पे कौन होते हैं, यहाँ पे सिविल सिविल सेवक होते हैं, ठीक है। सिविल सेवक होते हैं, इस चीज को याद रखना। तो दोनों मिलकर यह सुनिश्चित करते हैं कि नीतियां संतुलित और सभी के हित में हों, ठीक है। ये दोनों मिल के काम करते हैं। अब हम जानेंगे लोकसभा बनाम राज्यसभा, यानी लोकसभा और राज्यसभा में अंतर, ठीक है। बनाम का मतलब हम अंतर, ठीक है, इसे अंतर कहते हैं। तो लोकसभा को क्या कहते हैं, जनता का सदन कहते हैं। हर 5 साल में नए चुनाव होते हैं, यहाँ देश के आम नागरिक अपने वोट से सीधे प्रतिनिधि चुनते हैं। लोकसभा में सरकार बनती है और गिरती भी है, यानी लोकसभा में ही क्या होता है, सरकार बनती है और गिरती भी है, ठीक है। जैसे अगर प्रधानमंत्री जी हैं, पीएम हैं, ठीक है, इन्होंने अगर लोकसभा का विश्वास खो दिया, ठीक है, लोकसभा का विश्वास खो दिया तो ये जो पीएम जी हैं अपने पद से हटना होगा, ठीक है, क्योंकि लोकसभा में ही सरकारें बनती हैं और गिरती हैं। अब जानेंगे राज्यसभा के बारे में, राज्यों का सदन, ठीक है। राज्यसभा को क्या कहते हैं, राज्यों का सदन कहते हैं। यह स्थायी सदन है, ये अस्थायी सदन, इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये अस्थायी सदन है, ठीक है, ये स्थायी सदन है, यानी कभी भी भंग नहीं होती और लोकसभा भंग हो जाती है, ठीक है। तो वही चीजें हम बता रहे थे, अगर पीएम, ठीक है, अगर लोकसभा भंग हो गई है, ठीक है, भंग हो जाए लोकसभा, तो पीएम को क्या होगा, पीएम को इस पद से हटना होता है, ठीक है। तो राज्यसभा के बारे में जानते हैं हम कि यह स्थायी सदन है, यानी कभी भंग नहीं होता। यह सुनिश्चित करती है कि राज्यों के हितों की रक्षा हो। राज्यसभा क्या करती है,
यह सुनिश्चित करती है कि राज्यों के हितों की रक्षा हो। राज्यसभा अनुभवी नेताओं का सदन भी माना जाता है जो ज्यादा शांतिपूर्ण बहस करते हैं। ठीक है, हम इसको सीधा समझते हैं। ठीक है, इसको सीधा समझते हैं कि लोकसभा में तुरंत जन भावना का असर दिखता है। राज्यसभा जो है गंभीर सोच और अनुभव का स्थान है। ठीक है, यहाँ पे बहुत एक्सपीरियंस लोग रहते हैं। ठीक है, सिविल सेवक के यहाँ पे बड़े एक्सपीरियंस लोग होते हैं। अब हम जानेंगे राज्य की जो कार्यपालिका होती है, राज्य की जो कार्यपालिका होती है। देखो, राज्य की जो कार्यपालिका है उससे क्या है, हम कहते हैं इस चीज को समझना, इसके जो कार्य है उन चीज को समझेंगे। कानून बनाना संसद का काम है, इस चीज को आप जानते हैं। अगर क्वेश्चन पूछा जाए कानून कौन बनाता है तो आप कहेंगे संसद। ठीक है, इसको हमने आर्टिकल 3 में भी जाना है। ठीक है, लेकिन उन्हें लागू करना सरकार का काम है। ठीक है, सरकार यानी कार्यपालिका, सरकार का मतलब क्या हुआ यहाँ पे, कार्यपालिका से। ठीक है, अब हम जानेंगे कार्यपालिका में दो स्तर होते हैं। ठीक है, कार्यपालिका जो होती है इसके दो स्तर होते हैं। ठीक है, कौन कौन से, राजनीतिक कार्यपालिका होती है, एक होती है स्थायी कार्यपालिका। ठीक है, यानी कहने का मतलब अगर यहाँ पे हम आपको समझाएं, जो कार्यपालिका होती है, ठीक है, कार्यपालिका, ठीक है, कार्यपालिका, इसकी जो है दो स्तर होते हैं। पहला स्तर क्या होता है, राजनीतिक, यहाँ नेता लोग होते हैं जो चुन के आए हुए होते हैं। ठीक है, राजनीतिक। ठीक, ये होते हैं स्थायी, स्थायी कार्यपालिका, ये कानून बनाते हैं, ये कानून लागू करवाते हैं। ठीक है, तो वही चीज यहाँ पे है कि चुने गए नेता जैसे प्रधानमंत्री और मंत्रीगण, और कार्य इसमें जो है स्थायी कार्यपालिका में अनुभवी सरकारी अधिकारी होते हैं जैसे आईएएस अधिकारी, जो हमेशा काम पर रहते हैं भले ही सरकार बदले, यानी सरकार बदलती रहती है लेकिन ये अपने काम पर बने रहते हैं। ठीक है, अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, इसमें क्या है 9 नंबर पॉइंट, राजनीतिक बनाम स्थायी कार्यपालिका। यानी कि यहाँ बनाम का मतलब अंतर होता है, इस चीज को याद रखना। ठीक है, यहाँ पे क्या है, अंतर, यानी राजनीतिक जो कार्यपालिका है और स्थायी कार्यपालिका में अंतर। तो देखो, राजनीतिक कार्यपालिका जनता की इच्छाओं के अनुसार निर्णय लेती है। राजनीतिक कार्यपालिका क्यों, क्योंकि यहाँ जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि होते हैं। ठीक है, स्थायी कार्यपालिका जो है वो अनुभव और विशेषज्ञता के आधार पर निर्णय लागू करती है। दोनों मिलकर सरकार को चलाते हैं। ठीक है, इस चीज को जान गए आप, ये अच्छे से सारी चीजें आपने समझ ली। अब हम जानेंगे प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में। तो प्रधानमंत्री जो होता है वो देश की कार्यपालिका का मुखिया होता है, वे नीतियों की दिशा तय करते हैं और मंत्रियों का नेतृत्व करते हैं। कौन, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, इस चीज को याद रखना। यानी जैसे ये मान लो मंत्रिपरिषद है, ठीक है, मंत्री, इस मंत्रिपरिषद का जो मुखिया होता है वो पीएम होता है। ठीक है, ये पीएम होता है। और इसमें जो मंत्री होते हैं इसमें 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। ठीक, इसमें कितने प्रकार के मंत्री होते हैं, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं। पहले जो होते हैं हम क्या कहते हैं, कैबिनेट, कैबिनेट मंत्री। ठीक, ये कैबिनेट मंत्री होते हैं, इस चीज को याद रखना। दूसरे जो होते हैं राज्य मंत्री होते हैं, दूसरे कौन होते हैं, राज्य मंत्री होते हैं। और ये जो तीसरे होते हैं, ये तीसरे उप मंत्री होते हैं। ठीक है, कौन होते हैं, उप मंत्री होते हैं, इस चीज को याद रखना। ये कैबिनेट मंत्री जो होते हैं ये होते हैं प्रमुख मंत्रालयों के प्रमुख होते हैं, जो प्रमुख प्रमुख मंत्रालय होते हैं वहां के ये प्रमुख होते हैं। ठीक है, और ये जो राज्य मंत्री होते हैं ये कैबिनेट मंत्रियों के अधीन छोटे मंत्रालय को संभालते हैं। ठीक है, यानी इनकी नेतृत्व में, कैबिनेट मंत्री के नेतृत्व में ये छोटे छोटे मंत्रालय को संभालते हैं। ठीक है, और उप मंत्री की बात करें तो ये जो है इन सभी के कार्यों में सहयोग करते हैं। ठीक है, यानी इनको हम क्या कहेंगे, सहयोगी कार्य। ठीक है, सहयोगी कार्य। ठीक है, तो ये पूरा स्ट्रक्चर आप समझ गए। तो वही यहाँ बताया गया है कि मंत्रिपरिषद में 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री, उप मंत्री। ठीक है, मंत्रिपरिषद सामूहिक जिम्मेदारी में विश्वास करती है, यानी एक मंत्री का काम पूरी सरकार की छवि बनाता या बिगाड़ता है। ठीक है, ये चीज याद रखना। अब हमने प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के बारे में जाना, अब हम जानेंगे प्रधानमंत्री के अधिकार। ठीक है, तो प्रधानमंत्री के अधिकार, देखो प्रधानमंत्री जो होते हैं वो मंत्री चुनते हैं और हटाते हैं। ठीक है, यानी हम कह सकते हैं मंत्री चुनना और हटाना ये इनके पास अधिकार है। नीतिगत फैसलों का मार्गदर्शन करना, ठीक है, ये अधिकार किसके पास है, पीएम के पास है। संसद में सरकार का नेतृत्व करना, ये अधिकार भी पीएम के पास है। राष्ट्रीय संकटों में नेतृत्व देना, ये भी अधिकार पीएम के पास है। विदेश नीति तय करना, और प्रधानमंत्री सरकार का इंजन हम कह सकते हैं। ठीक है, इस चीज को याद रखना। प्रधानमंत्री जो होता है
वो सरकार का इंजन है। उनके बिना सरकार की गाड़ी चल नहीं सकती। ठीक है, ये चीज सारा आपने समझ गए होंगे आप। अब बात करेंगे राष्ट्रपति और राष्ट्रपति प्रणाली। ठीक है, राष्ट्रपति और राष्ट्रपति प्रणाली। देखो, राष्ट्रपति भारत का संवैधानिक प्रमुख है। उनकी भूमिका प्रतीकात्मक लेकिन महत्वपूर्ण है। संसद का सत्र बुलाना होता है राष्ट्रपति को, विधेयकों को मंजूरी देना होता है, नए प्रधानमंत्री को नियुक्त करना, न्यायाधीशों और राज्यपालों की नियुक्ति करना, आपातकाल घोषणा करना। ठीक है, भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। यानी कि राष्ट्रपति की ये जो हैं ये सारे इतने अधिकार हैं। ठीक है, इनके अधिकार हैं, किसके? राष्ट्रपति के। इस चीज को याद रखना। ठीक है, ये राष्ट्रपति के अधिकार हैं। अब ये पॉइंट याद रखना अच्छे से कि जो राष्ट्रपति होते हैं, भारत में राष्ट्रपति प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करते हैं। ठीक है, ये चीज समझ गए। अब आगे बात करते हैं। आगे हम बात करेंगे, मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, न्यायपालिका। ठीक है, न्यायपालिका। देखो, न्यायपालिका का मुख्य काम है कानूनों की व्याख्या करना। ठीक, ये क्या है? ये मेन काम है। ठीक है, ये मेन काम है। नागरिकों के अधिकारों की रक्षा करना, सरकार के कार्यों पर नजर रखना, संविधान का पालन कराना। ठीक है, अब ये जानेंगे, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। भारत की न्यायपालिका स्वतंत्र और निष्पक्ष है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट, इस चीज को याद रखना। यह लोकतंत्र की अंतिम रक्षा पंक्ति है। ठीक है, अब यहाँ पे थोड़ा विस्तार से इस चीज को समझिएगा कि संस्थाएं लोकतंत्र का दिल और दिमाग दोनों हैं। संस्थाएं जो होती हैं वो लोकतंत्र का दिल और दिमाग दोनों हैं। ठीक है, अब यहाँ पे ये देखो कि प्रधानमंत्री जो है, ठीक है, प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति और न्यायपालिका ये मिलकर सुनिश्चित करते हैं कि देश संविधान के अनुसार चले, सत्ता का संतुलन बना रहे और जनता के अधिकारों की रक्षा हो। अगर ये संस्थाएं मजबूत और सक्रिय रहें तो लोकतंत्र जो होगा वो फलता फूलता रहेगा, वरना धीरे धीरे सत्ता का केंद्रीकरण और लोकतंत्र का पतन हो सकता है। ठीक है, तो ये क्लास में मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर था जो हमने अच्छे से कवर किया। ठीक है, तो आई होप कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी और आपके ये सारे नोट्स बन जाएंगे इसी से। अब देखो, नोट्स बनाने का तरीका मैं बता दूं कि इसमें जैसे मैंने कोई भी हेडिंग डाली है उसमें 5, 4 से ले 3 ऐसे इतने इस तरह के पॉइंट हैं, तो आप बस 2 से 3 पॉइंट लिखना। ठीक है, 2 से 3 पॉइंट लिख लेना सब में से। ठीक है, तो चलिए मिलते हैं हम अगली क्लास में न्यू चैप्टर के साथ, जो इस 9th क्लास की एनसीईआरटी का लास्ट चैप्टर होगा। वेलकम टू सुंदर एग्जाम क्रैकर। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे लोकतांत्रिक अधिकार के बारे में। ठीक है, ये चैप्टर 5 है, इस चीज को याद रखना। आप कहेंगे चैप्टर 5 है। ठीक है, चलिए चैप्टर 5 में बताया गया है लोकतांत्रिक अधिकार। ठीक है, तो इसको हम अच्छे से समझते हैं। सबसे पहले बात करेंगे अधिकार क्या होते हैं। ठीक है, हम सबसे पहले जानेंगे व्हाट आर राइट्स। ठीक है, यानी अधिकार क्या होते हैं। तो अधिकार का मतलब वे सभी चीजें जो एक नागरिक को मिलनी चाहिए। ठीक है, ताकि वह इज्जत और आज़ादी से जी सके। ठीक है, यानी कि अधिकार क्या होता है? अधिकार वो चीज होती है जो एक नागरिक को मिलनी चाहिए ताकि वह इज्जत और आज़ादी से जी सके। ठीक है, ये सभी सरकार से कानूनी रूप से मांगे जा सकते हैं। यानी हम अपने अधिकार जो हैं कानूनी रूप से मांग सकते हैं सरकार से। ठीक है, लोकतंत्र अधिकार जो है आपका क्लियर हो गया होगा, इतना इसमें याद रखना। ठीक है, अब बात करते हैं क्यों जरूरी है अधिकार। ठीक है, यानी हमें अधिकार क्यों जरूरी है। तो देखो, अधिकार इसलिए जरूरी होती है ताकि सरकार जो है जनता पर अत्याचार ना करे। ठीक है, सरकार क्या है? जनता पर अत्याचार ना करे, नागरिक अपनी बात खुलकर कह सके, अल्पसंख्यकों और गरीबों की रक्षा हो सके, इसलिए हमें अधिकार की जरूरत है। ठीक है, तो इस प्रकार से आप याद रखिएगा, ये 3 पॉइंट लिखिएगा जिसमें बताया गया है कि क्यों जरूरी है अधिकार। ठीक है, अब आगे बात करेंगे कि लोकतंत्र में अधिकार क्यों जरूरी है। ठीक है, अभी हमने जाना कि क्यों जरूरी है अधिकार। ठीक है, अधिकार की एक बेसिक जो डिफिनेशन है मैंने समझा। ठीक है, बेसिक 2-3 पॉइंट जो हमने कवर किया यहाँ पे। ठीक है, अब जानेंगे कि लोकतंत्र में अधिकार क्यों जरूरी है। तो देखो, लोकतंत्र में सरकार जनता की होती है, ये चीज आपने पढ़ा है। ठीक है, ये चीज हमने पिछली क्लास में अच्छे से जाना कि लोकतंत्र में सरकार जो होती है वो जनता की होती है, पर सरकार के पास ताकत होती है। इस चीज को याद रखना, क्या होती है? सरकार के पास ताकत होती है, क्योंकि सरकार का चुनाव हम लोग करते हैं। ठीक है, आप सभी लोग करते हैं, जनता करती है। तो जब चुनाव के बाद सरकार क्या हो जाती है? ताकतवर हो जाती है, यानी सरकार के पास ताकत होती है।
उसे रोकने के लिए अधिकार जरूरी है। किसे? सरकार को रोकने के लिए, ठीक है। इसलिए कुछ अधिकार हमें दिए गए हैं, भारत के नागरिकों को दिए गए हैं, ठीक है, जिससे सरकार जो है उन पर अत्याचार ना कर सके, ठीक है। तो उसे रोकने के लिए अधिकार जरूरी हैं, ठीक है। बिना अधिकार लोकतंत्र अधूरा होता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। लोकतंत्र की कभी भी बात आए तो ये चीज ध्यान रखना, बिना अधिकार के लोकतंत्र क्या है? अधूरा होता है, ठीक है। जिसमें जनता का हित न शामिल हो वो लोकतंत्र नहीं होता है, और अधिकार क्या है? जनता का हित है, ठीक है। इस चीज को अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। अब बात करें हैं भारतीय संविधान में मौलिक अधिकार, फंडामेंटल राइट्स की बात करते हैं, ठीक है। जो अपना भारतीय संविधान है उसमें मौलिक अधिकार दिए गए हैं, ठीक है। तो कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आप कहेंगे 6 मौलिक अधिकार हैं, ठीक है। कितने मौलिक अधिकार हैं? तो आप कहेंगे 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 12 से 35 तक मौलिक अधिकार के बारे में बताया गया है, ठीक है। देखो ये 9th क्लास की एनसीईआरटी आपको अच्छे से पता है, तो यहाँ पर इन सभी को ज्यादा डिटेल से नहीं पढ़ना है, ठीक है। 9th क्लास के अकॉर्डिंग ही पढ़ाई करनी है और नोट्स बनाने हैं। 10th क्लास में हम और इससे डिटेल में चीजों को कवर करेंगे। 11th और 12th में एकदम बहुत अच्छे से कवर करेंगे सभी को, ठीक है। तो अभी यहाँ एक बेसिक चीजों को समझिए। तो हमने बताया कि भारत में 6 मौलिक अधिकार है, ठीक है, 12 से 35 तक। तो पहला जो अधिकार है वो क्या है? तो आप कहेंगे समानता का अधिकार है, ठीक है। क्या अधिकार है? समानता का अधिकार है। समानता का जो अधिकार है वो आर्टिकल 14 से 18 तक है, तो आप कहेंगे आर्टिकल 14 से 18 तक है, ठीक है। अब हम जानेंगे जो 14 से 18 तक आर्टिकल है, ठीक है, इन सभी आर्टिकल को एक एक समझेंगे किसमें क्या प्रावधान किया गया है। तो देखो आर्टिकल 14 में जो है कानून के समक्ष समानता, यानी कि सभी नागरिक जो होंगे वो कानून की नजर में बराबर हैं, यानी बराबर होंगे, ठीक है। दूसरा, कोई वीआईपी या समान, सबको समान न्याय मिलेगा, ठीक है। यानी कोई भी व्यक्ति हो या फिर वो व्यक्ति एक सामान्य व्यक्ति हो या फिर कोई वीआईपी हो, ठीक है, उन सभी को एक समान न्याय मिलेगा, ठीक है। ये आर्टिकल 14 में बताया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 15 की। आर्टिकल 15 में बात की गई है भेदभाव का निषेध, ठीक है। तो आप कहेंगे भेदभाव का निषेध क्या? तो राज्य, धर्म, ठीक है, जाति, लिंग, नस्ल या जन्म के स्थान, ठीक है, इसके आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक। ये आर्टिकल हमें 15 बताता है। इन सभी चीजों पे राज्य, धर्म, जाति, लिंग, नस्ल व जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाएगा, ठीक है। ये हमें आर्टिकल 15 बताता है, इस चीज को याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब आर्टिकल 16 की बात करें तो आर्टिकल 16 में नौकरी में समान अवसर की बात की गई है, ठीक है। यानी नौकरी में समान अवसर कैसे? तो आप कहेंगे सरकारी नौकरियों में सभी नागरिकों को समान अवसर मिलेगा, यानी कि जैसे भारत देश में जितने भी नागरिक हैं, ठीक है, एक ही प्रक्रिया सभी के लिए है, ठीक है। आप फॉर्म निकलेगा, फॉर्म भरेंगे, ठीक है, सभी लोग पेपर देंगे, एग्जाम होगा आपका, उसमें आप क्वालिफाई करेंगे तो आपको नौकरी मिलेगी, यानी सभी को एक समान अवसर मिलेगा, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखना, ये हमें आर्टिकल 16 बताता है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 17 के बारे में। आर्टिकल 17 कहता है छुआछूत का उन्मूलन, ठीक है, छुआछूत का उन्मूलन, यानी कि अस्पृश्यता को कानून अपराध बनाया गया है, ठीक है। अस्पृश्यता को कानून अपराध बनाया गया है, ठीक है। ये आर्टिकल 17 हमें बताता है, ठीक है, जिसे इंग्लिश में अनटचेबिलिटी कहते हैं, इस चीज को याद रखना। आर्टिकल 18 हमें बताता है उपाधियों का अंत, ठीक है। उपाधियों का अंत मतलब जैसे लोग सर लगाते थे, उपाधि होती नहीं है, सर लगाते हैं, राजा, इस प्रकार की जो उपाधियां होती थी उनको क्या किया गया? उनका अंत कर दिया गया है। आर्टिकल 18 में चीजें हमें बताई गई हैं, ठीक है। तो आप कहेंगे भारत में कोई भी नागरिक सर या लॉर्ड जैसी कृत्रिम उपाधियां नहीं रख सकता है, केवल शैक्षिक और सैन्य उपाधियां दी जाती हैं, ठीक है। यानी शैक्षिक और सैन्य उपाधियां दी जाती है। जैसे आप शिक्षा के क्षेत्र में बात करें, ठीक है, अगर आपने पीएचडी की है, ठीक है, पीएचडी की है तो आप अपने आगे डॉक्टर लगा सकते हैं, ठीक। यानी कि शैक्षिक और सैन्य उपाधियां हैं उन पर ये केवल दी गई हैं, ठीक है। वो लोग इस चीज को लगा सकते हैं, ठीक है। जैसे पद होता है, कोई दरोगा होता है तो दरोगा का उसका पद होता नहीं है, उसी प्रकार जैसे इससे ऊपर एसएचओ होते हैं, ठीक है, एसपी होते हैं, एसएसपी होते हैं, ठीक है। तो इन सभी को एक पद मिला है, ठीक है। तो इसलिए शैक्षिक और सैन्य उपाधियां दी जा सकती हैं। जैसे सेना में हो गया, कर्नल हो गए, ठीक, इस प्रकार से लेफ्टिनेंट हो गए, इस प्रकार से सारी चीजें शैक्षिक और सैन्य उपाधियां दी जाती हैं, ठीक है। उदाहरण के तौर पे आप समझ सकते हैं, किसी मंदिर या स्कूल में जाति के आधार पर किसी को नहीं रोका जा सकता है, ठीक है। यानी कोई मंदिर है या फिर स्कूल है,
उस स्कूल में कभी जाति के आधार पर किसी को रोका नहीं जा सकता है, ठीक है। ऐसा नहीं होगा किसी एक जात के बच्चे को आप एडमिशन देंगे, दूसरे जात के बच्चे को एडमिशन नहीं देंगे, ठीक है। यानी वहां कोई रोकथाम नहीं होगा, ठीक है। डॉक्टर, इंजीनियर, आईएएस, राष्ट्रपति सब कानून के समान है, ठीक है। इसका कहने का मतलब है डॉक्टर जो होते हैं, इंजीनियर, आईएएस और राष्ट्रपति, ये सब कानून के समक्ष क्या है, समान है, ठीक है। कानून के समक्ष ये सभी लोग इक्वल हैं, इस चीज को याद रखना अच्छे से, ठीक है। अब हमने एक अधिकार को अच्छे से कवर कर लिया, ठीक है। उसमें हमने 14 से 18 तक के सभी आर्टिकल को भी समझा। अब हम दूसरे अधिकार की बात करेंगे। दूसरा अधिकार क्या है, तो आप कहेंगे स्वतंत्रता का अधिकार होता है, यानी राइट टू फ्रीडम, जो हमें आर्टिकल 19 से 22 तक दिया गया है, ठीक है। अब आर्टिकल 19 से आर्टिकल 22 तक के मुख्य प्रावधान के बारे में अच्छे से समझेंगे। देखो, पहला आर्टिकल जो 19 है, उसमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं, ठीक है। वो 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं कौन कौन सी हैं, तो आप कहेंगे पहला, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। अभिव्यक्ति में शामिल है बोलने, लिखने, प्रेस से बात करने की आजादी होती है, किसमें, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता में, ठीक है। दूसरा जो है शांतिपूर्ण सभा की स्वतंत्रता, यानी आप एक शांतिपूर्ण सभा लगा सकते हैं, ठीक है, लेकिन कैसे, शांतिपूर्ण, ठीक है। तीसरा जो है संघ बनाने की स्वतंत्रता। संघ मतलब एक अपना यूनियन या संस्था बनाना, ठीक है। जैसे आप कोई संस्था बनाना चाहते हैं तो आपको उसके लिए स्वतंत्रता है, ठीक है। ये किसमें बात की गई, तो आप कहेंगे स्वतंत्रता के अधिकार आर्टिकल 19 से 22 के आर्टिकल 19 में बात की गई है, ठीक है। यानी आर्टिकल 19 की 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। आर्टिकल 19 में क्या है, 6 प्रकार की स्वतंत्रताएं दी गई हैं। तो हमने 3 तक पढ़ा। जो 4 नंबर है, वो कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है। ये कहाँ, भारत के अंदर, ठीक है, इस चीज को याद रखना। कहीं भी आने जाने की स्वतंत्रता है, लेकिन कहाँ, भारत के अंदर, ठीक है। पांचवा जो है, वो भारत में कहीं भी बसने की स्वतंत्रता है। छठा जो है, किसी भी पेशे या व्यवसाय को अपनाने की स्वतंत्रता है, ठीक है। ये आर्टिकल 19 में हमें 6 प्रकार की स्वतंत्रताओं के बारे में बताया गया है, ठीक है। अब हम आगे बात करते हैं आर्टिकल 20 के बारे में। आर्टिकल 20 क्या कहता है, देखो आर्टिकल 20 जो अपराध से सुरक्षा, आर्टिकल 20 क्या है, अपराध से सुरक्षा। तो इसको समझते हैं कि अपराध से सुरक्षा कैसे। देखो, किसी को उसी अपराध के लिए 2 बार सजा नहीं दी जाएगी, ठीक है। कहने का मतलब, अगर आपने एक बार अपराध किया है, ठीक है, अब उसकी सजा आपको मिल चुकी है, ठीक है, तो दोबारा उसकी आपको सजा नहीं मिलेगी, ठीक है। ये चीज क्लियर। दूसरा, जबरन पुलिस को स्वीकारोक्ति नहीं दी जा सकती है, ठीक है। अब बात करते हैं आर्टिकल 21 के बारे में। तो आप कहेंगे आर्टिकल 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है। तो देखो, बिना कानून के किसी की जान या आजादी नहीं छीनी जा सकती है, ठीक है। बिना कानून के किसी की जान या आजादी नहीं छीनी जा सकती है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा आपका 21, आर्टिकल 21। आर्टिकल 21 के ए में बताया गया है शिक्षा का अधिकार, ठीक है। क्या बताया गया है, आर्टिकल 21 के ए में शिक्षा का अधिकार बताया गया है। तो अधिकार क्या है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया गया है, ठीक है। किसमें दिया गया है, ये आर्टिकल 21 के ए में दिया गया है, ठीक है। आर्टिकल 22 की बात करें तो आर्टिकल 22 में गिरफ्तारी पर अधिकार है। गिरफ्तारी में अधिकार क्या मतलब, इसका मतलब गिरफ्तारी की स्थिति में व्यक्ति को कारण बताया जाए, ठीक है। व्यक्ति को कारण बताया जाए, यानी कि जैसे किसी व्यक्ति को पुलिस आई और उसको गिरफ्तार कर रही है, तो उस व्यक्ति को पुलिस कारण बताए कि हम आपको क्यों गिरफ्तार कर रहे हैं, ठीक है। फिर दूसरा, 24 घंटे में मजिस्ट्रेट के सामने पेश किया जाए, ठीक है। 24 घंटे के अंदर आपको मजिस्ट्रेट के पास पेश करना होता है, ठीक। ये आर्टिकल हमें 22 बताता है। वकील से सलाह का अधिकार मिले, यानी वकील से हमें सलाह मिलने का अधिकार भी है, ठीक है। तो आर्टिकल 22 जो है इंपॉर्टेंट, ठीक है, इस चीज को याद रखना। आपके जीवन काल में ये आर्टिकल बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। इसकी जानकारी आपको होनी चाहिए, ठीक है। अब उदाहरण से समझते हैं। देखो, उदाहरण समझते हैं। पहला, आप सरकार की आलोचना कर सकते हैं लेकिन देश की सुरक्षा को नुकसान नहीं पहुंचा सकते। समझ गए इस चीज को। कहने का मतलब है, जैसे कोई सरकार है, ठीक है, आप उस सरकार की आलोचना कर सकते हैं, ठीक, उसने गलत किया, सही किया, आप उसकी आलोचना कर सकते हैं, लेकिन जो देश की धरोहर है, ठीक है, जो देश की सुरक्षा है, उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते हैं, ठीक है। इस चीज को याद रखना। क्लियर है आपका ये सारी चीजें। चलिए, अब तीसरा अधिकार समझते हैं। तीसरा अधिकार क्या है, तो आप कहेंगे शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध, ये आर्टिकल 23 से 24 तक बात की गई है, ठीक है। तो इसके भाई आर्टिकल 23 और 24 को अच्छे से समझते हैं।
तो आर्टिकल 23 में जो बताया गया है वो मानव तस्करी जबरन श्रम पर रोक, ठीक है। मानव तस्करी यानी मानव तस्करी नहीं कर सकते हैं, और जबरन श्रम पर रोक है, किसी से भी जबरदस्ती श्रम नहीं करवा सकते हैं, मजदूरी नहीं करवा सकते, गुलामी नहीं करवा सकते, इन सब पर क्या है, रोक है। तो आप कहेंगे बंधुआ मजदूरी, गुलामी और मानव तस्करी पर रोक, ठीक है। इस चीज को अच्छे से याद रखना, आर्टिकल हमें 23 इस चीज के बारे में बताता है। आर्टिकल 24 की बात करें, बाल मजदूरी पर रोक, ठीक है। यहाँ इस चीज को समझना, ये क्या है, मानव तस्करी जबरन श्रम पर रोक है, ठीक है। यहाँ पर बाल मजदूरी पर रोक है, ठीक है। बाल मजदूरी पर रोक का मतलब 14 वर्ष से जो कम बच्चे हैं उनको, ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 24 बता रहा है कि 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों जैसे फैक्ट्री खान में नहीं लाया जा सकता है, ठीक है। ये चीज आपको पहले भी पता रही होगी, आर्टिकल 24 में ये चीजें बताई गई हैं, ठीक है। ये 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों को खतरनाक कामों में जैसे फैक्ट्री खान में नहीं लाया जा सकता, ठीक। ये चीज आपको पहले से पता रही होगी, अब आपको आर्टिकल भी पता हो गया, ये चीज आर्टिकल 24 में बताया गया है। उदाहरण से समझते हैं, अगर कोई ईंट भट्ठे पर बंधुआ मजदूरों से काम करवाता है तो वह अपराध है, ठीक है। किसी बंधुआ मजदूरों से यानी कि जबरन श्रम पर काम, जबरन जो है काम करवाए तो क्या है, अपराध है, ठीक है। और 14 वर्ष से कम उम्र के बच्चों से अगर काम करवाए तो वो भी क्या है, अपराध है, ठीक है। ये 3 प्रकार के हमने अधिकार जाने। अब ये अधिकार चौथा है, ठीक है। चौथा अधिकार है जिसमें धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार का बात किया गया है, ठीक है, यानी कि राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन। ये आर्टिकल 25 से आर्टिकल 28 तक बताया गया है। देखो आर्टिकल 25 में क्या बताया गया है, आर्टिकल 25 में बताया गया धर्म मानने, पालन और प्रचार की स्वतंत्रता दी गई है आर्टिकल 25 में, यानी आप धर्म मानने के योग्य हैं, पालन और प्रचार की स्वतंत्रता आपको दी गई है, ठीक है। आर्टिकल 26 में बताया गया है धार्मिक संस्थाएं चलाने का अधिकार है आपको, आप धार्मिक संस्था जो होती है उसको आप चला सकते हैं, ठीक है। आर्टिकल 27 में बताया गया है धर्म पर कर नहीं लगेगा, ठीक है। धर्म पर क्या है, कर नहीं लगेगा, ये हमें आर्टिकल कौन 27 बताता है। जैसे मंदिर में जाने पर टैक्स नहीं लगेगा, इस प्रकार का कर धर्म पर नहीं लगेगा, ठीक है। आप कहीं भी मंदिर जाते हैं तो क्या आपका टैक्स लगता है, नहीं लगता है, क्यों, क्योंकि हमें आर्टिकल 27 में ये प्रावधान किया गया है, इस वजह से नहीं लगता है, ठीक है। आर्टिकल 28 में बताया गया है सरकारी स्कूलों में धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, ठीक है। यानी आर्टिकल 28 में क्या बताता है कि जो सरकारी स्कूल होते हैं वहां पर आप धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते हैं, ठीक है। धार्मिक शिक्षा नहीं दे सकते, इस चीज को याद रखना। उदाहरण, कोई व्यक्ति हिंदू से ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना सकता है, ठीक है। यानी आर्टिकल 25 में ये बताया गया, इस चीज को याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 25 में ये चीज बताया गया है, कोई व्यक्ति हिंदू से ईसाई या मुस्लिम धर्म अपना सकता है, ये उसका अधिकार है, ठीक है। ये हमें कौन आर्टिकल 25 बताता है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। अब हम पांचवें अधिकार की बात करेंगे, ठीक है। पांचवें अधिकार में क्या बताया गया है, तो आप कहेंगे संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार बताया गया है, ठीक है। यानी कि कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स, आर्टिकल 29 से आर्टिकल 30, यानी 2 आर्टिकल में इसके बारे में बात की गई है, ठीक है। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, तो 2 आर्टिकल के बारे में इसे बताया गया, यानी 29 और 30। तो 29 में जो प्रावधान किया गया है आप समझेंगे, सांस्कृतिक पहचान की रक्षा का अधिकार है आर्टिकल 29 में, ठीक है। यानी कि हर नागरिक को अपनी भाषा और जैसे लिपि संस्कृति को बनाए रखने का क्या है, अधिकार दिया गया है, किसमें, आर्टिकल 29 में, ठीक है। तो आर्टिकल 29 भी आपके लिए क्या है, इंपॉर्टेंट है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। आर्टिकल 29 भी आपके लिए इंपॉर्टेंट है। आर्टिकल 29 में हर नागरिक को अपनी भाषा, लिपि और संस्कृति को बनाए रखने का अधिकार है, ठीक है। आर्टिकल 30 में बताया गया है अल्पसंख्यकों को शैक्षणिक संस्थान स्थापित करने का अधिकार, ठीक है। यानी कि धार्मिक या भाषाई अल्पसंख्यक जो हैं वो अपने स्कूल कॉलेज खोल सकते हैं और चला सकते हैं, ठीक है। ये क्लियर हो गया होगा अच्छे से, ठीक है। उदाहरण से समझते हैं, सिख समुदाय अपने अलग कॉलेज चला सकते हैं जहां उनकी भाषा और संस्कृति सिखाई जाए, क्लियर। तो ये पांचवा अधिकार भी आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अब बात करते हैं छठे अधिकार की। छठे अधिकार में संवैधानिक उपचार का अधिकार दिया गया है, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट अधिकार है, इस चीज को याद रखना, ठीक है। ये नागरिकों के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट अधिकार है, ठीक है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे भी गए हैं और चांस है कि एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आएगा, ठीक है। तो ये आर्टिकल 32 में बताया गया है, क्या बताया गया है, आर्टिकल जो है 32 में इसके बारे में बात हुई है कि संवैधानिक उपचार का अधिकार क्या है। तो यह अधिकार सबसे महत्वपूर्ण किसने कहा, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने। इस चीज को क्लियर है, समझ गए। क्या है ये अधिकार, पहला पॉइंट आप समझें, क्या है ये अधिकार।
यदि कोई नागरिक का मौलिक अधिकार छिन जाए तो वह सीधा सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट जा सकता है। सुप्रीम कोर्ट जाएगा तो वो आर्टिकल 32 के तहत जाएगा, हाई कोर्ट जाएगा तो वो आर्टिकल 226 के तहत जाएगा। ठीक है, इस चीज को क्लियर। न्यायालय व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करता है। न्यायालय क्या है? व्यक्ति के अधिकार की रक्षा करता है, या आप ऐसे कह सकते हैं आर्टिकल 32 जो है ये अधिकारों की रक्षा करता है। ठीक है, ये क्या है? अधिकारों की रक्षा करता है। तो कैसे रक्षा करता है? तो आप कहेंगे 5 प्रकार के रिट्स का प्रयोग करता है। क्या कौन प्रयोग करता है? तो आप कहेंगे कोर्ट करता है। ठीक है, 5 प्रकार के रिट्स का प्रयोग करता है। तो आपसे क्वेश्चन ये भी पूछा जाएगा कि रिट्स कितने प्रकार के होते हैं? तो आप कहेंगे 5 प्रकार के होते हैं। ठीक है, ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। ठीक है, तो ये आज इस क्लास का लास्ट, यानी कि इस 9th क्लास की जो बुक है इसका जो है एनसीईआरटी, ये लास्ट क्लास थी। ठीक है, ये लास्ट क्लास थी। 9th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हो गई है। ठीक है, अब देखो रिट्स के बारे में हम क्लास जब 10th की एनसीईआरटी पढ़ेंगे तो वहां इसका थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे। ठीक है, अभी 9th क्लास के अकॉर्डिंग हमने सारी चीजों को अच्छे से कवर कर दिया। तो आज आपका 9th क्लास की एनसीईआरटी कंप्लीट हुई। अब हम बात करेंगे अगले क्लास में क्लास 10th की एनसीईआरटी। ठीक है, तो ये सभी चीजों को अच्छे से याद कर लेना, आप नोट्स बना लेना। अन्यथा ये जो पीडीएफ है आपको टेलीग्राम पे भी मिल जाता है, तो आप वहाँ टेलीग्राम ज्वाइन करके ये पीडीएफ आप वहाँ से सीधा डाउनलोड कर सकते हैं और अच्छे से याद कर सकते हैं। देखो ये नोट्स जो है, जैसे 9th क्लास की एनसीईआरटी है तो लगभग वो 49 से 50 पेज की है। ठीक है, मैंने उसको कवर कर दिया है 10 के आसपास पेजों में। तो आप अच्छे से इसको प्रिंट कराएंगे तो आप 10 पेजों में अच्छे से पढ़ सकते हैं। 10 पेज से भी कम है। ठीक है, यानी आपके 10 पेज से भी कम पेज निकलेंगे, लगभग 7 से 8 पेज निकलेंगे। तो आप 7 से 8 पेज निकलवा करके 9th क्लास की एनसीईआरटी को अच्छे से रिवाइज कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं हम अगली क्लास में। जय हिंद, जय भारत।